नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह और महा रिवीजन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं पहले तो ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरी एक दो दिन तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं आपका कोर्स कवर नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, जो हमारे स्टूडेंट आगे जाके जेईई मेन का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि बहुत सारे जो आपके सिलेबस के जो पार्ट हैं, आपका जो हमने आपको शुरू से ही पहले से बोला था कि जो आपका 100 नंबर का पेपर आने वाला है जेईई मेन में, उसमें 40 नंबर की तैयारी आपके सौरभ सर के रैंकर जेईई चैनल पे कराई जा रही है, जिसमें है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला है। उसके बाद वेक्टर 3D, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और हमने आपसे कहा था कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस भी कवर कराऊंगा, वो आपके ऑलरेडी कवर हो जाते, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह अभी हमारा चेहरा देखोगे तो लगेगा कि गिरा हुआ है, उसमें माइंड मत करना। कंटेंट हम आपको देंगे अच्छे से, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, है ना। और क्लास करके जाइए, मैं यकीन दिलाता हूँ बच्चों, फोड़ के आओगे एकदम पेपर को। तो जो क्योंकि सबका पेपर अभी टाइम है, आज 1 सितंबर है और इसके आगे 1 2 3 4 5 तक बच्चों का पेपर है। तो जो 5 वाले हैं वो तो आराम से देख ही सकते हैं, 3 वाले भी देख सकते हैं। इनफैक्ट आज ही अपलोड हो जाएगा, तो आप सब लोग देख सकते हो जिनको ज़रूरत है। और मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि आप लोग जेईई एडवांस के लिए परेशान मत होइएगा, 1% भी आप टेंशन मत लीजिए जेईई एडवांस की। वो टेंशन आपके विवेक सर लेंगे, यकीन मानिए। वो आपको इतनी तैयारी करवा देंगे कि आप जेईई एडवांस में अब की बार 90% पार फोड़ करके आओगे। और एक इन्फॉर्मेशन और थी बच्चों की, जैसे हम कह रहे थे कि बाकी पार्ट तो हम यहाँ पे करा रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर हमें तो 100 नंबर करना है, हमारा बाकी 60 नंबर कहाँ गया, कहाँ गया 60 नंबर, जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस है, आपका ट्रिगो है और कुछ आपके अलजेब्रा के सेक्शन है, वो कहाँ गए सर? हम तो 100 नंबर के लिए आए थे, आप तो 40 नंबर में ही हमें टहला दिए। नहीं बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना कि हम आपको 100 नंबर की ही तैयारी करवा रहे हैं। वो जो बाकी 60 नंबर है उसकी तैयारी आपको फ्यूचर आईआईटी एंड विवेक सर, जो कि मेरा चैनल है, उस पर आपको मिलेगी। एक साथ दोनों जगह पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पे कराया है। तो आप वहाँ पे जाइए, यूट्यूब, अभी आप वीडियो रोकिए, यूट्यूब पे सर्च मारिए फ्यूचर आईआईटी एंड विवेक सर, वो आपको दिखेगा। हमारा चेहरा तो दिख ही रहा है, तो एक वहाँ पे भी आपको स्माइल वाली फ़ोटो दिख जाएगी, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना फ्यूचर आईआईटी एंड विवेक सर को। और वहाँ पे मैंने कैलकुलस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज जो डिफ्रेंशिएशन है लास्ट सेक्शन कैलकुलस का, वो ख़त्म हो जाएगा, तो इंटायर कैलकुलस ख़त्म। अलजेब्रा हमने पहले से ही डन कर रखी है, लेकिन हाँ, वो महा रिवीजन के नाम से नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, कई सारे बच्चे हमें कॉल कर रहे थे कि सर वो बहुत बेनिफिशियल है, तो आप भी उसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। और ट्रिगो सेक्शन मैं आज और कल में कंप्लीट कर दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, है ना। मैं रिकवर कर गया हूँ, आज शाम तक मैं काफ़ी अच्छे से हो जाऊँगा। तो उसके लिए हेल्थ मान लीजिए कितना है, एक दिन वायरल फीवर था, वो चला गया आपका। आज से मैं बहुत एक्टिव हूँ। हाँ, अभी आप देखोगे तो पिछले वीडियो के कंपैरिजन में आज हमारा चेहरा थोड़ा डाउन दिखेगा, उसको माइंड मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, जो है वो है। मतलब मैं आज डिटर्मिनेंट की जो क्लास लेने वाला हूँ, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हर हाल में करके आओगे, इतनी गारंटी है। और बच्चों, हम सौरभ सर जो कह रहे हैं उसको फिजिक्स में फॉलो करते रहिए, हम जो कह रहे हैं उसको मैथ में फॉलो करते रहिए। अब की बार 200 पार फोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एडवांस के लिए हमने कह ही दिया कि आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। आप हमारे चैनल, अभी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को फ्यूचर आईआईटी को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। अब मैं चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, बहुत ही स्मॉलर टॉपिक है। क्या क्या है एक बार मैं बता दूँ इसमें। तो सबसे पहले सिलेबस में मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट, ये दोनों टॉपिक एक्चुअली एसोसिएटेड रहते हैं, एक दूसरे से काफ़ी कोरिलेटेड है। डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद मैट्रिक्स पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम डिटर्मिनेंट को पहले प्रीफर करते हैं पढ़ाना। मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, पहले सिलेबस बता दें तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसमें माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। फिर डिटर्मिनेंट को जब ओपन करना सीखेंगे तो हमें एहसास होगा कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, उस प्रॉपर्टीज़ के क्या फ़ायदे हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी मेनली होती हैं, और भी आप एडिशनली आप ऐड कर सकते हो, लेकिन 6 मेन होती हैं। उसके बाद आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पढ़ना है। और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, विद द हेल्प क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट का यूज़, ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसको
एक बार रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। और मैट्रिसेस क्या है, तो मैट्रिसेस जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये सारे मैट्रिसेस के सिलेबस हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो हमारा ये क्लास देखे 1 घंटे का या हार्डली 1.5 घंटे का, और उसका क्वेश्चन हर हाल में सही हो जाए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। मेरा ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरा क्लास भी देखो और एक क्वेश्चन न कर पाओ, वो तो मैं एकदम, उससे अच्छा तो पढ़ाना ही छोड़ दें, है ना। तो वो हम नहीं करने वाले हैं बच्चों। तो एकदम आप पेशेंस मार के देखना, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन छोड़ के आराम से देखना, हर चीज़ रिवाइज कराएंगे। कम से कम इतना तो ज़रूर बता देंगे कि आपका जो डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन आएगा ना, वो तो इस क्लास को करने के बाद हो ही जाएगा, भले आपसे और कुछ हो या ना हो, लेकिन उम्मीद है कि आप बाकी क्लासेस ज़रूर मेरा देख लिए होंगे। और ये मैं उम्मीद के साथ ही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के से ही आता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं ऑर्डर 3x3 का, ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो इसका ऑर्डर क्या है 3x3। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है आपका, एक मिनट, ये जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 है। तो इसी का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लिखते हैं हम लोग इस तरह से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये 23 रहता है, A31, A32, A33। तो इसमें क्या होता है ना कि इसको रो और इसको कॉलम कहते हैं, मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इतना सब आता है आपको। अब ये माइनर भाई साहब क्या हैं, इनको देखिए, माइनर इन कोफैक्टर, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये एक सिलेबस का अपना पार्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए A11 का माइनर निकालना है ना, तो उसको लिखेंगे M11, और इसकी डिफिनीशन होती है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच एलिमेंट स्टैंड्स। जैसे A11 यहाँ पे है ना, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दिया, तो ये 4 भाई साहब लोग बचेंगे, इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू A22, A23, फिर A32 और A33। अब इस 2x2 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू का हम लोगों को मालूम ही है कैसे निकालते हैं, तो A22 मल्टीप्लाइड बाई A33 माइनस A23 इंटू A32। इस तरह से आप 9 माइनस निकाल सकते हैं हर एलिमेंट का। जैसे मान लीजिए कि M32 निकालना है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो इसको डिलीट किए इसको, तो ये 4 बचेंगे, इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू A11, A21, A13, A कितना आएगा 23। अब इसकी वैल्यू ओपन करके लिख लेंगे। और कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर ऑफ AIJ ये होता है, इसको डिनोट करते हैं CIJ से, इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J टाइम्स MIJ, जहाँ पे MIJ माइनर है, MIJ इज माइनर ऑफ एलिमेंट, कितना लिखोगे AIJ। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि हम माइनर निकाल लेते हैं, है ना, कोई भी माइनर हमने निकाल लिया, तो उसमें -1 टू दी पावर I प्लस J। एक बार थोड़ा नोटिस करो इसको ध्यान से, तो I और J अपने नेचुरल नंबर होते हैं, तो I प्लस J इज़ आइदर इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर। तो I प्लस J जब भी आपका इवन होगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा +1, तो वो माइनर ही रिपोर्ट कर रहे होंगे। और जब भी I प्लस J आपका -1, आई एम रियली सॉरी, I प्लस J की वैल्यू ऑड आ गई, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो हम लोग क्या है -1 मतलब माइनस नेगेटिव टाइम्स माइनर रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो इसमें ओवरऑल हमें ये ध्यान रखना है कि I प्लस J की वैल्यू क्या है। अगर इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है, और अगर ऑड है I प्लस J
तो हम लोग क्या करते हैं कि माइनर और कोफैक्टर, जैसे माइनर तो स्टार्टिंग में रिपोर्ट कर ही लिए, उसमें एक -1 से मल्टीप्लाई करके कोफैक्टर की वैल्यू रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 1 + 1 इवन, ये 1 + 2 ऑड, 1 + 3 अगेन इवन। तो जो हम लोग बचपन से याद कर, बचपन मतलब 11th में जब जाते हैं तो ये चीज़ याद करवा दी जाती है कि प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट करके जो याद किए रहते हैं ना, वो बेसिकली -1 j ही होता है। जब i + j की वैल्यू इवन है तो हम लोग प्लस लिखते हैं, और i + j जब ऑड है तो माइनस लिखते हैं। तो ये आपका रहा माइनर। माइनर क्या होता है, इसकी फॉर्मल डिफिनीशन हम नहीं लिखवा रहे हैं, आपके पास जो भी रिसोर्सेज होंगे आप वहाँ देख सकते हो। सबसे अच्छा रिसोर्स है आपकी NCERT, तो आप डेफिनेशन के तौर पे वहाँ लिख लो। हम समझा दे रहे हैं कि इसका माइनर निकालने के लिए आप क्या करो, फर्स्ट रो मतलब जिस एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, ये 4 जो है इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, और कोफैक्टर कैसे निकाल रहे हैं, तो उसी माइनर में -1 + j का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। तो ये रहा माइनर एंड कोफैक्टर। अब हम लिखते हैं, आप हेडिंग लिखो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, या सिंपली लिखिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 × 2, 3 × 3 का कैसे होता है वो मैं एक एक करके लिखवा दूंगा। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए बच्चों, हम आपको बता रहे थे कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 × 2 और 3 × 3 का कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि इस तरह का ऑर्डर 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है ABCD, तो इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये तो ऑर्डर 2 का है। ऑर्डर 3 का मान लीजिए डेल्टा या D से डिनोट कर सकते हो, हम सिंपल टर्म्स में लिख दे रहे हैं। तो ये A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। इसका रूल क्या है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग ओपन कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इतनी सिंपल से लिख दिए ना, यहाँ उतने आसानी से यहाँ नहीं लिख पाते हैं। आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा ना, जैसे आप करते हो ओपन वैसे ही कर डालो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के लॉन्ग। मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 रो वाइज और 3 कॉलम वाइज, मतलब देयर आर 6 वेज टू ओपन द डिटर्मिनेंट एंड फाइंड इट्स वैल्यू। और मैट्रिक्स बेसिकली अरेंजमेंट का नाम है बच्चों, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक वैल्यू होती है जो यूनिकली एसोसिएटेड होती है हर स्क्वायर अरेंजमेंट से, और उसी स्क्वायर अरेंजमेंट से जो यूनिकली एसोसिएटेड वैल्यू है उसी को निकालना डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग ओपन कर दें तो ये A1 और इसका कोफैक्टर में ये आएगा विथ प्लस साइन, ये 1 1 लोकेशन थी ना, तो ये हम लोग लिखते हैं A1 टाइम्स B2 C3 माइनस ये एक्चुअली A2 B2 C2, और हाँ सही तो है B2 C3 माइनस B3 C2 इस तरह से लिख दीजिए। और ये प्लस B1 टाइम्स, लेकिन इसके कोफैक्टर में नेगेटिव साइन आता है तो मैंने माइनस B1 लिखा, और A2 C3 माइनस A3 C2। ये सब एक बार ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि कई स्टूडेंट को इसी में दिक्कत होती है। A2 B3 माइनस A3 B2 सब कुछ पढ़ लेंगे लेकिन वो ओपन करने में फंस जाएंगे। तो ये हमने अलोंग R1 लिखा है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको बेसिक आता है। तो इसमें क्या होता है ना कि 2 नोट पॉइंट हैं, एक तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग ओपन कर सकते हैं, और रूल यह है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइंग बाई करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज नोन एज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम एक रो का एलिमेंट लेते हैं और अनदर रो का करस्पॉन्डिंगली कोफैक्टर लेकर सम ऑफ प्रोडक्ट करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा, वो जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हमने ये जो लिखा है ना, अगर मान लीजिए कि मैं अलोंग C1 इसको ओपन करता फर्स्ट कॉलम, तो देखते हैं इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या लिखते हैं। तो A1 टाइम्स इसके ये एलिमेंट्स हैं, तो B2 C3 माइनस B3 C2। फिर देखो ध्यान से आप, ये माइनस A2 टाइम्स लिखते, और फिर ये आता तो B1 C3 माइनस B3 C1। एक बार देख लेना ध्यान से, B1 C3 माइनस B3 C1 सही है, और प्लस A3 टाइम्स B1 C2 माइनस B2 C1। तो आप देखो ये टर्म तो आपको डायरेक्टली मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब माइनस A2 B1 ये आप ओपन करके रियलाइज़ करोगे ना तो सारे टर्म्स आपको सेम दिखेंगे।
तो इस तरह से हम लोग ये जस्टिफाई कर लेते हैं कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं हम लोग जब प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तब, जब हमें पता है कि आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम से ओपन करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आप कहोगे कि सर आप उसके लॉन्ग ओपन करो ना जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीरो दिखें। तो ये एडवांटेज होता है बेसिकली बच्चों कि हम आराम से जहाँ ज़्यादा रो जीरो दिखेंगे उस रो या कॉलम के लॉन्ग हम लोग डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। तो अब आप हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है कि जब हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ रूल्स बने हैं जिनको कहते हैं प्रॉपर्टीज़। तो 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ओवरऑल, हमने 2-2 करके आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप डिटर्मिनेंट के सभी रो को सभी कॉलम में इंटरचेंज कर दोगे तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट इज़ प्रॉपर्टी नंबर 1। The value of determinant remains unchanged if its rows and column are interchanged। तो ये क्या है ये मैं बता देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, है ना। 3x3 का थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, है ना। आप चाहो तो थोड़ा दूर दूर लिख देना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। C1 C2 C3। और एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा 2, मान लीजिए ये डेल्टा 1 कह देते हैं, इसको डेल्टा 2 कह दे रहे हैं। A1 ये जो लिखा है इसको ऐसे लिख डालो B1 C1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो आप क्या करिए A3 B3 और C3। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो डेल्टा 1 है और डेल्टा 2 है इनकी वैल्यू सेम आती है। आप सिंपली इनको प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। आप इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग ओपन कर दीजिए और इसको फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग ओपन कर दीजिए, आपको सेम एक्सप्रेशन दिखेगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग ये जो पढ़ रहे थे ना कि एनी रो या एनी कॉलम के लॉन्ग ओपन कर सकते हैं, ये वही चीज़ है। जब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग ओपन कर दो। दूसरा ये कहता है कि अगर हम मान लीजिए कि किसी डिटर्मिनेंट में 2 एक्सचेंज करते हैं, जैसे आपस में रो को एक्सचेंज करने का मतलब कि जो फर्स्ट रो की जगह पे लिखा है उसको सेकंड, जो फर्स्ट रो पे लिखा है ना उसको सेकंड की जगह लोकेशन शिफ्ट कर दिया और सेकंड वाले को फर्स्ट कर दिया, तो उससे डिटर्मिनेंट के एक नेगेटिव साइन में आ जाता है फ़र्क। जैसे कि ये डेल्टा 1 लिखा है, मान लीजिए कि हम एक डेल्टा, मैं फिर से लिख देता हूँ, जैसा सपोज ये डेल्टा 1 है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। क्लियर। A2 B2 C2 होगा, ये बार बार C3 आ जा रहा है। और डेल्टा 2 कैसे है, तो हमने R1 R2 को एक्सचेंज कर दिया, तो आप कहोगे A2 B2 C2 आप यहाँ लिख दो, A1 B1 C1 आप यहाँ लिख दो और A3 B3 C3 आप यहाँ लिख दो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये हमें कहीं भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और हमने कोई 2 इंटरचेंज किया है ना, आपस में एक एक्सचेंज मारा है तो एक माइनस साइन, अगर 2 एक्सचेंज मारे होते तो 2 माइनस साइन, मतलब ओवरऑल कोई वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज -1 टू द पावर नंबर ऑफ एक्सचेंज। अगर हमने एक एक्सचेंज किया है तो एक माइनस, 2 एक्सचेंज किया है तो 2, मतलब कोई माइनस नहीं। इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे अगर मान लीजिए कि इसी में हम एक नया डिटर्मिनेंट लिखते हैं और इस तरह से, इसको थोड़ा समझिएगा, A2 B2 C2 और A3 B3 C3 और A1 B1 C1। तो ये A1 B1 C1, तो अगर मैं पूछूं कि इसकी वैल्यू को आपको रिलेट करना है डेल्टा 1 के कंपैरिजन में, तो आप पता करोगे कि ये डेल्टा 1 के ही इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 इंटरचेंज किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये नंबर ऑफ़ एक्सचेंज पे डिपेंड करता है, कभी कभी हमें नंबर ऑफ़ एक्सचेंज करने पड़ जाएंगे। तो अगर हमने मान लीजिए कि एक कॉलम दूसरे कॉलम से इंटरचेंज किया तो एक माइनस, एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज किया तो एक और माइनस। तो इस तरह से आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये रही आपकी पहली और दूसरी प्रॉपर्टी। अब आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बच्चों, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको एक लाइन में समझना हो तो आप जैसे मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट है डी या डेल्टा, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। A1 B1 C1, A2 B2 C2,
A3 B3 और ये C3। तो अगर आप डिटर्मिनेंट में K से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उसका रूल ये होता है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो K से। तो ये हमने फर्स्ट रो में अगर ओपन मल्टीप्लाई किया तो KA1 होगा ये, और KB1 KC1 फिर KA2 KB2। ये गलत है, हमने लिखा है। हमने कहा है कि आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कहोगे कि सर पहले में मल्टीप्लाई कर चुके तो फिर दूसरे में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? नहीं करोगे तो आप A2 B2 C2 और ये A3 B3 और क्या लिखोगे C3। इसको हम लोग दो तरीके से यूज़ करते हैं। अगर किसी एक रो के एलिमेंट्स में या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स कोई सर्टेन फैक्टर K दिख रहा है तो उसको बाहर कर देंगे, या अगर हमें किसी मल्टीप्लाई करना हो तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रॉपर्टी का दो यूज़ है, एक कॉमन लेने के लिए, एक मल्टीप्लाई करने के लिए। एक स्टूडेंट डाउट पूछते हैं कि सर अगर हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया K से तो क्या होगा? तो आपका द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट बिकम्स K³ टाइम्स द ओरिजिनल वन। क्योंकि आपको जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है और 50 लाना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो। अगर 10 से आप सब में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 टाइम्स आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। इसलिए हम लोग, आप देख सकते हो, अगर सब में K से मल्टीप्लाई कर देते ना तो वो K³ बाहर आता, K³। क्लियर? तो ये रहता है आपका स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज ब्रैकेट में और कॉलम्स आर मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट नंबर K, then the value of determinant is also multiplied by the number K। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इसमें जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी। नाम से ही क्लियर है कि कुछ प्रोपोर्शनल टाइप की चीज़ें हैं। प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी। ये प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, जैसे अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें पहला और दूसरा कॉलम प्रोपोर्शनल है, जैसे इसी को एग्जाम्पल के रेफरेंस में बात करें तो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 है अगर, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। जैसे ऐसे कुछ लिखा है KA1 KB1 KC1 और K यहाँ पे लिख दिया हमने A1 B1 C1, या इसको ऐसे लिखा जाए, ठीक है ऐसे ही लिखते हैं, क्या जाता है A3 B3 C3। मतलब ये हमने जो लिखा है, आप ध्यान से देखो तो इनका रेशियो क्या है? K है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आ जाएगी। आप चेक कर सकते हो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी। आप चाहें तो लिख सकते हैं, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये वो प्रॉपर्टी है जिसे हम बिना सिंप्लीफाइड किए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी होती है इसमें जिसको बोलते हैं समेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? समेशन प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। और ये क्या करता है? सम के फॉर्म में ब्रेक करता है। जैसे ये A1 + x, ये B1 + y + C1 + z दिया है, और यहाँ पे लिखा है आपने A2 B2 C2 है ना, और A3 B3 C3। तो आपको ये दिख रहा है कि पहले जो कॉलम रो है उसके सभी एलिमेंट्स सम ऑफ टू एलिमेंट्स में एक्सप्रेस्ड हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप क्या करिए, A1 B1 C1 लिख दीजिए, और यहाँ A2 B2 C2 A3 B3 C3, और इसी तरह से क्या बच गया? तो X Y Z, और यहाँ पे A2 B2 C2 और यहाँ A3 B3 C3। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि ये जो सेकंड और थर्ड कॉलम है ना, सेकंड और थर्ड रो, ये हर जगह क्या है? सेम है आपका क्वेश्चन में भी और आंसर में भी, मतलब इनपुट में और आउटपुट में। यही एक इम्पॉर्टेंट होता है। और इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो आप इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग ओपन कर देना, अपने आप इन दोनों का सम आ जाएगा। या आप इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग ओपन करना, इन दोनों को फर्स्ट रो के लॉन्ग ओपन करोगे तो अपने आप आपको दिखेगा कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं? इक्वल है। तो ये समेशन प्रॉपर्टी पढ़ने के पीछे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है
कि अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, अगर सम ऑफ 2 एलिमेंट्स के फॉर्म में है तो सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में आएगा, सम ऑफ 3 एलिमेंट्स के फॉर्म में है तो सम ऑफ 3 एलिमेंट्स के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये रहा आपको समेशन प्रॉपर्टी पढ़ने का फ़ायदा। और एक और है कि जो लास्ट प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उसमें इसका प्रूफ मतलब इसका यूज़ होता है उसको प्रूफ करने के लिए, और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों जो लास्ट प्रॉपर्टी है 6th प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। और ये क्या है इसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। हम लोग नॉर्मली ऑर्डर 3x3 डिटर्मिनेंट को ही एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 का ही अपने सिलेबस में है। और ऑर्डर 3 को ही पढ़ना, ऑर्डर 2 में तो कुछ होता नहीं है, एक लाइन में ओपनिंग कर देते हैं, तो उसमें प्रॉपर्टी ना भी पढ़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑर्डर 3 में आपको पड़ेगा, इसलिए ऑर्डर 3 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ये होता है कि अगर हम डेल्टा 1 एक लिखे हैं और ये क्या कर रहे हैं कि बाई R1 की जगह पे हमने R1 प्लस लैम्डा टाइम्स R2 कर दिया, तो आपको ये मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि दूसरे रो में आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करिए और पहले रो के एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, और जो आउटपुट आए, आउटकम्स आए, उसको फर्स्ट रो की जगह पे लिखिए। तो A1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2, ये लिखोगे आप B1 प्लस लैम्डा टाइम्स B2, दिस इज C1 प्लस लैम्डा टाइम्स C2, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अगर इसकी बात करें ना तो ये आपका डेल्टा के ही इक्वल आएगा। ये चीज़ हम लोगों को प्रूव करना है। इसी को कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वी अप्लाई R1 इम्प्लाइज बाई R1 प्लस लैम्डा टाइम्स R2, और यही काम कॉलम में भी कर सकते हैं। अब इसका जो प्रूफ है वो एक लाइन का है दोस्तों। आप क्या करिए, अभी जो समेशन प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसके थ्रू आप ब्रेक कर सकते हैं इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A2 B2 ये C2 होगा, जी बार बार गलतियाँ हो रही हैं हमसे। A3 B3 और ये C3 प्लस क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि लैम्डा A2 लिख दीजिए, लैम्डा B2 लिख दीजिए, लैम्डा C2 लिख दीजिए, और ये A2 B2 C2 क्योंकि इनको चेंज नहीं करना है, और A3 B3 C3 लिख दीजिए। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू 0 आ जाएगी बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी। फर्स्ट और सेकंड रो क्या है, प्रोपोर्शनल है, इनका रेशियो बार बार लैम्डा आ रहा है ना, तो ये तो गायब हो गया भाई साहब। और ये कौन है, तो डेल्टा है, तो आप कह सकते हो दिस इज़ डेल्टा प्लस 0। अगर हम मान लीजिए कि ऐसा कुछ किए होते कि बाई R1 की जगह पे R1 प्लस लैम्डा टाइम्स R2 प्लस म्यू टाइम्स R3 करते, तो ये जो नया डिटर्मिनेंट बनता डेल्टा 2, ये ऐसे कुछ आ जाता। आप सिमिलरली कर सकते हो, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होता। आप कॉलम वाइज भी करते तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन एक चीज़ नोट करके ध्यान रखना कि अगर हमने ऐसा कुछ किया कि R1 की जगह पे x टाइम्स R1 प्लस y टाइम्स R2 कर देता ना, तो आप कहते कि यहाँ पे x एक कॉमन आ जाता, देन जो डिटर्मिनेंट है मान लीजिए उसको नया डिटर्मिनेंट को डेल्टा 3 कहते, तो x टाइम्स ऑफ डेल्टा 1 आता। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू सेम रहे तो x मस्ट बी इक्वल टू 1। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो जो मल्टीप्लायर है ना उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर 1 के अलावा कुछ और नंबर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट नंबर टाइम्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो बच्चों ये कुल मिला के हमने 6 प्रॉपर्टी बताई है। एक आपकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जिसमें रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्विचिंग प्रॉपर्टी जिसमें अगर 2 को एक्सचेंज करें तो एक माइनस साइन है ना, एक एक्सचेंज मारेंगे, ऐसे नंबर ऑफ़ इंटरचेंज पे बेसिस पे रखिए, नंबर ऑफ़ इंटरचेंज उतने माइनस साइन आएंगे। फिर तीसरी होती है स्केलर आपका मल्टीपल प्रॉपर्टी, जिसमें आप के से मल्टीप्लाई करने का रूल है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में के से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ आपको बताया था हमने प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी, जिसमें कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो तो उसकी वैल्यू 0 कर देंगे। पांचवा आपका समेशन प्रॉपर्टी है, जिसमें आप किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। बस आप रो के अलॉन्ग स्प्लिट कर रहे हैं तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग, तो सेकंड और थर्ड रो को इनपुट और आउटपुट में सेम रखेंगे।
और लास्ट प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है अगर आप R1 को R1 प्लस लैम्डा टाइम्स R2 प्लस म्यू टाइम्स R3 करते हैं, जहाँ पे लैम्डा म्यू कोई भी नंबर हो सकते हैं, चाहे रियल हो या इमेजिनरी हो, उससे वो मैटर नहीं करता है। और अगर हम R1 को x टाइम्स R1 प्लस y टाइम्स R2 करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू x टाइम्स ऑफ ओरिजिनल 1 हो जाएगी। तो ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका फ़ायदा ये है कि हम डिटर्मिनेंट को ओपन करने में इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जल्दीबाजी करेंगे, अरे मतलब 4 नंबर पाने के लिए कम से कम आपके पास 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम तो होगा। अब वो भी टाइम नहीं हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मत पढ़िए, लेकिन ऐसा आप न करना, ज़रूर पढ़ लेना। 1.5 घंटे टाइम बहुत होता है। 1-1.5 घंटे का टाइम देकर और हमारा क्वेश्चन सही हो जाए तो 1.5 घंटे दे देना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। और बच्चों, एक बार मैं और आपको बता दूं, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस हमने ऑलरेडी अपने जेईई मेन क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है ना। चेहरा थोड़ा उतरा हुआ नज़र आ रहा है, इसको माइंड मत करना। मेरी तबीयत अभी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है, लेकिन हमारा कमिटमेंट जो है कि अब आप लोगों को करा दें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। हेल्थ तो मान लीजिए सही हो ही जाएगी हर हाल में, आप लोगों की दुआएं रही तो। और आप हमारे फ्यूचर IITian चैनल विवेक सर, फ्यूचर IITian विवेक सर को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, ये भी मैं उम्मीद रखता हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से 5 डिटर्मिनेंट जो हैं उनको आप याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी यूज़ होते रहते हैं। और फिर हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे जाएंगे। तो लिखिए सम इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, उनके वैसे प्रूफ भी होते हैं, लेकिन प्रूफ पार्ट पे हम लोग नहीं जाएंगे, आप बस उनको याद रखना। उसको याद करने की मैं टेक्निक बताऊँगा। तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग। तो देखो दोस्तों, ये 4 इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला क्या है, तो ये फर्स्ट है डिटर्मिनेंट 1 1 1 ABC A² B² C²। जैसे 1 1 1 लिखा, ABC लिखा और इन्हीं को स्क्वायर कर दिया, तो इसकी वैल्यू होती है A - B किया, B - C किया और C - A, तो B - C C - A। क्लियर? तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा जो डिटर्मिनेंट है वो 1 1 1 ABC, अब क्यूब कर दीजिए, A³ B³ C³। तो आप A - B B - C C - A तो रखिए ही, और उसके अलावा एक एक डिग्री आपने बढ़ाया है तो A + B + C कर दीजिए। ये याद करने का टेक्निक होता है। तीसरा क्या है, 1 1 1 A² B² C² A³ B³ C³। मतलब हमने क्या किया, एक इसमें भी डिग्री बढ़ा दिया, तो आप A - B B - C C - A, इतना तो कॉमन रखिए, ये तीनों में कॉमन है ना। यहाँ पे भी है, ये तो है ही, यहाँ पे भी लिख दिया। अब हम 2 अलग अलग में डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो AB + BC + CA। अब इसको मैंने कैसे मेमोराइज़ कर रखा है, तो 2 अलग अलग, तो A और B आ गए। यहाँ पे क्या है, एक ही डिग्री बढ़ी थी तो A + B + C लिखा था। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपसे याद हो जाएगा। ये रहा आपका थर्ड, तो ये पहले आराम से आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद लिखिए आप फोर्थ क्या होता है, इसको बोलते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट। जैसे ABC है, BCA और CAB, ये इसका क्वेश्चन आ चुका है और ये NCERT के एग्जाम्पल में दिया भी रहता है। और बच्चों, आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि कई बच्चे पूछते हैं कि सर कितना क्वेश्चन लगाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 2018-2019 के दोनों सेशन, जनवरी और अप्रैल, और 2020 का जो जनवरी सेशन है, अगर आप इतना भी लगा लोगे ना, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। आपको NTA के पेपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना हर चैप्टर में लगा लो। मैथ में तो श्योरिटी है, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैथ्स में तो 100% आप स्कोर करके आओगे, इतना मेरी तरफ से गारंटी है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये जब ओपन करोगे ना, क्योंकि उसी क्वेश्चन को बार बार ये लोग घुमा फिरा के पूछते हैं, कंसेप्ट वहीं रहता है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको लगेगा यार एक ही कंसेप्ट को बार बार कर रहे हैं सर, ख़त्म करो अब चैप्टर को, हो गया बहुत है। तो इसको ओपन करिए, तो A × BC - A² - B × B² - AC + C × AB - C²। तो इसको जब ओपन करोगे तो आएगा 3ABC - AQ - BQ - CQ। जैसे ही एक माइनस आप बाहर करते हैं तो आपको कुछ बचपन की चीज़ें याद आएंगी जो हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे। इसका फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि इसको लिखते हैं -A + B + C
टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और एक -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये कई बार इनफैक्ट जेई एडवांस में भी 2 बार को 3 बार क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। तो जैसे अगर हम लोगों को ये पता है कि a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है और ए बी सी अगर पॉजिटिव है तो ये जो डिटर्मिनेंट हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ सीधे सीधे वो लिख देते हैं ए बी सी ए सी ए बी, ये क्या आएगा, हमेशा लेस दैन 0 आ जाएगा। यही चीज़ जेई मेन में पूछा गया है कि अगर स्मॉल ए बी सी साइड्स ऑफ स्केलन, मतलब विषम बाहु, मतलब जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं उसके साइड्स हैं, और तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो स्ट्रिक्टली लेस दैन 0 हो जाएगी। दोस्तों जब स्केलन ट्रायंगल होता है तो उसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं और साइड्स ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर होती हैं, तो ये सब पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन एक बाहर इस नेगेटिव के चक्कर में ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपनी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये एक ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्टली मैंने एक क्वेश्चन भी आपको बता दिया। अब आप इस पर पहले लिखिए, हमने कहा था ना कि ये अगर याद रखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन जो है वो जेई मेन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जेई मेन में लेट द नंबर्स 2 b c आर इन ए पी एन, एक मैट्रिक्स है 1 1 1 2 b c 4 b स्क्वायर c स्क्वायर। इफ डिटर्मिनेंट बिलोंग्स टू 2 to 16 देन आपको c बताना है कि कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, और ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। आप ध्यान से देखिए तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कि ये तीनों नंबर्स आपके ए पी फॉर्म कर रहे हैं। तो 2 आप ये सीधे लिख सकते हो कि b क्या होगा, इन दोनों का एवरेज, तो b इक्वल टू 2 प्लस सी बाई 2 लिख सकते हो, है ना। अब डिटर्मिनेंट की अगर बात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये क्या हो जाएगा 1 2, इसको 2 स्क्वायर 1 b स्क्वायर और 1 c स्क्वायर ऐसे लिखा ही जा सकता है। हमने जो पहला डिटर्मिनेंट याद करवाया था ये वही है। तो क्या लिखते थे, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। क्लियर। अब आप b को गायब कर दीजिए, तो b की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ से कहाँ गया b, यहाँ से देखो तो ये है 1 प्लस सी बाई 2, है ना। तो आप 1 प्लस सी बाई 2 रख दो तो 2 माइनस 1 माइनस सी बाई 2, ये 1 प्लस सी बाई 2 माइनस सी, और ये सी माइनस 2। तो अब ये ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा, फाइनली आएगा c माइनस 2 का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाई 4। एक बार चेक कर लीजिए इसको। तो फाइनली ये दिया हुआ है कि सिंस डिटर्मिनेंट जो है वो 2 से, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ये है वो कहाँ तक है 16 तक, तो आप ये वैल्यू रख दीजिए। तो 2 से c माइनस 2 का जो होल क्यूब है अपॉन 3 की वैल्यू, सॉरी 3 नहीं ये 4 है, 16 तक आएगी। तो अब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए, ये 8, ये c माइनस 2 का होल क्यूब और इधर आएगा 16, 4 जा 64, तीनों का क्यूब रूट लेते हैं। देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये 8 आएगा, नहीं 4 आएगा ना, 4 का क्यूब होता है, और फिर 2 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 4 और इधर c और इधर 6। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि इतना आसानी से 4 से 6 आंसर है, आप ये डायरेक्टली c बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल 4 to 6 विच इज़ ऑप्शन नंबर IIT बॉम्बे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि देखो यहाँ पे ये हमें याद है ABC जो याद करवाया था 1 1 1 ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a माइनस b माइनस c माइनस a, अगर याद है तो कितना आसानी से टाइम सेव हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें याद नहीं है तो फिर आपको ये टर्म लाने में आपको थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, मतलब टाइम कंज्यूम होगा। 2 मिनट भी टाइम कंज्यूम हो गया तो हमारा एक क्वेश्चन तो गया ना उस चक्कर में। इसीलिए हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहे हैं कि जो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है आप उनको याद रखिएगा। स्पेशली फर्स्ट और फोर्थ वाले को, तो फोर्थ वाले में तो कुछ था नहीं, बस वो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, और फर्स्ट वाले को तो हर हाल में आपको याद रखना ही है दोस्तों, आप भूल नहीं सकते, भूलना नहीं है ना, आपको अच्छे से परफॉर्म करके आना है। और एडवांस के लिए तो मैं हूँ ही, उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप हमारे चैनल फ्यूचर IITian विवेक सर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, इतना मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। क्या किया, पहले AP वाली कंडीशन लगा दी, डिटर्मिनेंट को याद किया था उससे ओपन कर दिया, सब कुछ C के टर्म्स में लिख दिया क्योंकि C की वैल्यू चाहिए थी।
अगर b की वैल्यू चाहिए थी तो c को उड़ाते यहाँ से, मतलब एलिमिनेट करते, फिर p में इनइक्वालिटीज़ आती। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और फिर आपका आंसर आ गया, तो c आ गया आपका 4 से 6, विच इज आंसर नंबर 2। तो अब इस तरह के ही और भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसको करने से पहले हम लोग पहले अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आप हेडिंग लिखिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि 2-3 क्वेश्चन और करा दें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। हमें टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें आपको सुपर डुपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये मेरा यकीन है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो अपने एनसीईआरटी टाइप का ही है, लेकिन हमें इस तरह के क्वेश्चन भी करने आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन छोड़ आएँ। तो ये एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू दे रखी है, x नॉन जीरो है, a प्लस बी प्लस सी भी नॉन जीरो है, आपको x की वैल्यू बतानी है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, जो डिटर्मिनेंट है अगर इसको हम ओपन करें, और ओपन करने से पहले आप एक चीज़ नोटिस करो कि इसको जैसे ही ऐड करोगे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। कैसे देखा जाए, तो ये एक कैंसिल, यहाँ टी से a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है ना। तो आप क्या करिए, r1 की जगह पे r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दीजिए, है ना। वी गेट, और a प्लस बी प्लस सी आपको कॉमन दिख जाएगा, तो उसको बाहर ही खींच लीजिए, क्योंकि हमने पढ़ा था। हम देखिए दोस्तों, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, तो आप एक स्टेप लिख के और फिर कॉमन लेना। तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ 1 1 1 दिखेगा, ये 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c, ये इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, 2b c माइनस ए माइनस बी, यहाँ तक बन गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे c1 की जगह पे c1 माइनस c3 कर दो, और c2 की जगह पे c2 माइनस c3 कर दो। तो आप ये स्टेप यहीं पे कर सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी है ना, ये हम यहाँ पे बेसिकली दिखा रहे हैं। और ये 0, ये आपका ये भी 0, और ये a प्लस बी प्लस सी दिखेगा। यहाँ पे ये अगेन 0, ये माइनस टाइम्स a प्लस बी प्लस सी दिखेगा। और यहाँ पे ये आपका a प्लस बी प्लस सी दिख जाएगा। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप प्रॉपरली लिखिएगा 1 2b, और ये c माइनस a माइनस बी। अब इसको ओपन तो कर सकते हैं ना, ये 4 आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये a प्लस बी प्लस सी तो था ही, ये a प्लस बी प्लस सी का क्या बन गया, होल स्क्वायर, मतलब क्यूब हो गया फाइनली। तो कह सकते हो कि जो a प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब है, दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी जो गिवन है, और x टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये नॉन जीरो टर्म है, तो एक तो कैंसिल कर सकते हैं इससे, तो ये आप ऐसे मत करिएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये फाइनली आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये अपने से खुद करोगे ना तो जल्दी समझ में आएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो इधर a इक्वल टू बी, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू या तो a प्लस बी प्लस सी के इक्वल कर देते हैं, और विथ नेगेटिव टाइम्स के इक्वल करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू विथ नेगेटिव टाइम्स a प्लस बी प्लस सी के इक्वल कर दो। तो ये पॉसिबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू 0 आ रही है, जो कि मना कर रखा है। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, है ना। इसको इधर लाओगे तो ये -2 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर नंबर कितना आ जाएगा, C। मतलब इसमें बेसिकली करना क्या है कि आपको डिटर्मिनेंट को पहले सिंप्लीफाई ही करना है ना। ये आप आराम से पहले नोट कर लीजिएगा। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब सिंप्लीफाई हो जाती है, उसके बाद भी टेक्निक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जल्दीबाजी में स्टूडेंट मिस्टेक कर दे। तो आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिल पे पत्थर रख के आराम से ओपन करना, ठीक है बच्चों। इतना आराम से ओपन करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और आप निश्चिंत रहोगे, और आपका क्वेश्चन 100% सही भी होगा। तो ये हमने ये प्रॉपर्टी लगाया है, फिर ये लगाया है, तो एक ही जगह लिख दिया है। थोड़ा स्पेस की कमी है, और इसे डब्बे डब्बे इतना ज़्यादा आंसर करना पड़ता है कि जगह थोड़ी कम पड़ जाती है इस चैप्टर में। आपकी कॉपी भी बहुत जल्दी भर्ती होगी इसमें, तो ये आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। इसी तरह का एक और करते हैं जिसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में तो पढ़े हो ना, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
देन फॉर y नॉट इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ गिवन बाई, चारों ऑप्शन भी मैंने लिखा है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 को जब सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है -1/2 प्लस i√3/2 और दूसरी वैल्यू आती है -1/2 माइनस i√3/2। तो इसको पता है कि हम लोग किसी एक को ओमेगा कह दें तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर हो जाता है ना। तो इसके बेसिस पे ये डिटर्मिनेंट जो है इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं y+1, ये ओमेगा लिख दिया, इसको ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ये ओमेगा स्क्वायर, ये y प्लस मान लीजिए ओमेगा स्क्वायर हमने अल्फ़ा को, आप यहाँ पे किसी को भी अल्फ़ा को ओमेगा मान लिया और बीटा को ओमेगा स्क्वायर, आप एक्सचेंज करके भी मान सकते हो, है ना। ये 1 लिख दिया, ये 1, ये y प्लस ओमेगा, क्लियर। आप किसी को भी ओमेगा स्क्वायर मानो, लेकिन हाँ एक को जो मानना वही चीज़ लिख देना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर दे रहे हैं, तो बाई ऐसे ऐड कर सकते हो इस तरह से, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे लिखना चाहिए ना। C1 की जगह पे हम लोग रिप्लेस करने जा रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, और वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये आप देखो हर जगह y कॉमन आ जाएगा, है ना। तो y को जैसे ही बाहर करोगे तो ये 1 1 1, फिर इन पे तो कोई चेंज होगा नहीं, y प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1, ये y ओमेगा स्क्वायर 1, और ये y प्लस ओमेगा। अब आप चाहो तो इसको 0 कर सकते हैं या डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, तो इसको ओपन ही कर देते हैं। तो y टाइम्स, आप ध्यान से देखो तो इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो y² प्लस आप क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर y ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए, और फिर ओमेगा क्यूब लिख दीजिए -1, और फिर ये y तो बहुत पहले से ही बाहर है, और इसको कोफैक्टर में लिखते हैं माइनस ओमेगा टाइम्स, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो y प्लस ओमेगा -1, और फिर एक ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये 1 माइनस वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू अब हम लोगों को ओपन करनी है। तो ये y देखिए ध्यान से, y², और ये तो -1 होता है ना, तो इसको -y लिख देते हैं, और ये तो भाई साहब लोग आपस में कैंसिल ही हो गए। अब यहाँ देखिए तो माइनस आप लिख सकते हो -ओमेगा y, है ना, -ओमेगा y लिखिए -ओमेगा² और प्लस ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा² y -ओमेगा⁴, है ना। एकदम पेशेंस मार के लिखिएगा, इसमें कई सारे टर्म कैंसिल होंगे। जैसे देखो ये कौन कौन कैंसिल हो रहा है, तो 1 मिनट देखते हैं ध्यान से। ओमेगा⁴ और ओमेगा ये तो आपस में कैंसिल हो गए, ये आपस में कैंसिल हो चुके हैं। ये आप ध्यान से देखो तो इनमें इसको थोड़ा सा हमें पेशेंस करके लिखना होगा दोस्तों। ये y³ हो गया, और या पहले इसको y ही रखते हैं, आराम से देखना, जल्दीबाजी नहीं। y² और माइनस अगर हम y करें, और आप ध्यान से देखो एक और y कॉमन लोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा², या इस y को भी समेट ही लेते हैं, है ना। एक साथ इसको लिख देते हैं -y 1 प्लस ओमेगा² विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये फाइनली y इंटू y² की वैल्यू आएगी विच इज़ y³। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस क्वेश्चन में कि आप ये ओमेगा² से रिलेट कर पाओ कि नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे अपना समय बच जाएगा। दूसरा ये जो प्रॉपर्टी लगा के ये जो हमने लिखा, अभी चाहे तो आप यहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी अगर लगे तो दिखते तो नहीं रही थी मेरे को, इसलिए मैंने क्या किया, इसको ओपन ही कर दिया, है ना। कौन अब अप्लाई करे, लेकिन ये जो मैं लिखा हूँ इसमें आपको पेशेंस रखना होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेशेंस रखना होगा। क्योंकि देखो ये इतनी क्लोजर वैल्यू हैं कि अगर गलती से y² -1 कर दिया तो इन्होंने पहले से ही जाल बिछा रखा है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे y² -3 कर दिया तो उसकी भी जाल बिछी हुई है। मतलब हम चारों तरफ से फंसेंगे अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिए तो उस मिस्टेक से बचने के लिए अपने को क्या है, शांत रखना होगा, ऑल इज़ वेल करना होगा, और हर चीज़ एकदम अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो 100% आपका आंसर सही आएगा, कोई आपका नंबर छीन नहीं सकता आपसे।
तो आंसर वाई क्यूब है, विच इज आंसर नंबर सी। तो ये रहे प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन जो हमने 2 से 3 क्वेश्चन कराए हैं। अब हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग। तो देखो बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे हमें 3 इक्वेशंस, 3 अननोन या 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल दिए जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हम उस सिस्टम को सॉल्व कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो उसी को कहते हैं कि सिस्टम हैज़ सॉल्यूशन, और जब नहीं कर पाएंगे तो सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। तो जो नहीं सॉल्व कर पाते हैं उसी को कहते हैं इनकंसिस्टेंट, मतलब सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, और जब सॉल्व कर लेते हैं तो उसी को कहते हैं कंसिस्टेंट। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। लीनियर मतलब डिग्री 1 रहेगी। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ये सब टर्म होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और ये पेपर में आते भी हैं। तो नो सॉल्यूशन हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं। और एक होता है इन हटा दीजिए तो कंसिस्टेंट होता है। तो इसका मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अब लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि 2 वेरिएबल्स है तो स्ट्रेट लाइन, 3 वेरिएबल्स है तो अपना प्लेन। तो इसके 2 नेचर होते हैं अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो, या तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ये ऐसा होता है नेचर ऑफ प्लेन और स्ट्रेट लाइन के चक्कर में। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइन आइडेंटिकल हो जाएं या तीनों प्लेन जाके एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर जाएं, तो उसी को कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। और यहाँ पे तो हमने नो सॉल्यूशन कह ही दिया। तो ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो उसके लिए अपने को जो पढ़ना है वो कौन कौन से केस पढ़ने हैं। तो केस 1 ये एक एक करके मैं डिस्कस कर दूंगा। 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा बेसिकली। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसको ऑलरेडी हम लोग जो किए हैं स्ट्रेट लाइन में हमने कंप्लीट कर रखा है। अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो पहला लेक्चर स्ट्रेट लाइन होगा उसमें ज़रूर देखा होगा कि ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। या तो दोनों लाइन आपकी क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग। तो इसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 स्लोप को अनइक्वल करते थे। जब पैरेलल होती हैं लाइन तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी बता रखा है दोस्तों। क्या करते थे? स्लोप को इक्वल कर देते थे और वाई इंटरसेप्ट अलग अलग, तभी तो आता था ना, ये आता था ना, मिस किए हो क्लास ना। और उड़ के जाओगे, पैराशूट लैंडिंग करोगे सीधे सेंटर पे, तो पैराशूट ब्लास्ट हो जाएगा वहाँ पे। सब कुछ पढ़ के जाओ, अभी भी टाइम है, आराम से रिवाइज़ कर लो, इत्मीनान से जाओ मेरे दोस्त। जे एडवांस की क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने बोला है ना नहीं टेंशन लेने के लिए, इसके बाद भी आप टेंशन ले रहे हो। कैसे हो यार? विवेक सर पे यकीन रखो, मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। आज 1-2 दिन में सही हो जाऊँगा, अब तो फिर एडवांस में तो तबाही मचा देंगे। हाँ, दैट इज़ द स्पिरिट, करके आना है आपको। और जब दोनों लाइन आइडेंटिकल हो गई तो क्या होगा? तो कहोगे कि सर स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो स्लोप को इक्वल किया, फिर वाई इंटरसेप्ट भी इक्वल कर दिया। तो ये आपकी आइडेंटिकल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ये होता है केस 1 जिसमें हम डिटर्मिनेंट को फालतू का इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका इनकंसिस्टेंट वाला है, जब सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। ये कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन का पार्ट है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का पार्ट है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इसी मेथड से कर देना। फालतू का डिटर्मिनेंट को ज़बरदस्ती, है ना, बिन बिन मेहमान की तरह मत बुलाना। डिटर्मिनेंट को हम तब बुलाएंगे जब अपने पास वेरिएबल कितने होंगे? 3, तब बुलाएंगे डिटर्मिनेंट को। तो ये रहा पहला केस। अब आप लिखिए केस 2 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस 3 उसी से सॉल्व हो जाएगा। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो देखिए दोस्तों, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कि अपना केस नंबर 2 है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये बार बार पूछा जाता है क्योंकि केस 3 इसी से कनेक्टेड है। ये नॉन होमोजीनियस का मतलब कि देखो ध्यान से, ये 1 डिग्री वाले टर्म है ना, और ये 0 डिग्री वाला टर्म है।
इसीलिए इसको एक तरफ ले जाएंगे तो 1 डिग्री 0 डिग्री दोनों मिक्सअप हो जाएगा, अलग अलग डिग्री मतलब नॉन होमोजीनियस। अगर ये तीनों 0 हो जाएंगे उसी को कहते हैं होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, यहाँ 4 डिटर्मिनेंट आते हैं। कितने आते हैं? 4 डिटर्मिनेंट। वो कैसे लिखते हैं उसको देखिए। तो ये कोफिशिएंट्स बोलते हैं इनको, ठीक ना। तो यहाँ एक डेल्टा होता है, डी या डेल्टा जो आपको पसंद है लिख दीजिएगा। तो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उनको लिखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। लिख दिया आपने, बिल्कुल सही। ये डेल्टा सफिक्स ऑफ एक्स मतलब ये नया डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। आप ये एक्स वाले कोफिशिएंट हटा के कांस्टेंट वाले लगा दो तो D1 D2 D3 और बाकी सब वैसे ही रखो, B1 B2 B3 C1 C2 C3। उसी तरह से सिमिलरली y को हटा के कांस्टेंट वाले लगाएंगे तो A1 A2 A3। अब ये पार्ट हटा के D लिखेंगे, D1 D2 D3 C1 C2 C3। और एक आप और लिख सकते हैं डेल्टा जेड विच इज़ A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड यहाँ पे लगाएंगे D1 D2 D3। तो ऑर्डर 3x3 के कितने डिटर्मिनेंट हो गए दोस्तों? 4 हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कहता है देन x की वैल्यू होती है डेल्टा x बाई डेल्टा, y की वैल्यू होती है डेल्टा y बाई डेल्टा और z की वैल्यू होती है डेल्टा z बाई डेल्टा प्रोवाइडेड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन में तो हमने 3 लिखवाया था, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ तो केवल यूनिक सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ये कहाँ से आया? तो ये आता है दोस्तों इसके प्रूफ से। तो मेरा सलाह यही है कि आप एक बार इसको आराम से नोट कर लीजिए और इसका जो मैं प्रूफ बताऊंगा ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4 मिनट का पेशेंस रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। 4 मिनट ये मिस करते हो और अगले 40 मिनट आपके परेशान होते हैं। इसलिए दोस्तों 4 मिनट आप देख लो एक बार प्रूफ, फिर चिल मारो यार, फिर चैप्टर ख़त्म एक प्रकार से, है ना। एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट वाला पार्ट रहेगा, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। कोई भी दुनिया का उठा के डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन देख लेना, जेईई मेन जे एडवांस से जो रिलेटेड है, नहीं आ गया तो फिर हमसे बात करना। तो ये हमने आपको बता दिया, फिर इसका प्रूफ बताऊं प्रूफ ये कैसे D1 D2 D3 और सॉरी ये डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z लिखे गए। आप इसको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी बोल सकते हैं, D1 D2 D3 भी बोल सकते हैं, dx dy dz भी बोल सकते हैं, कैपिटल D सफिक्स x। तो ये टोटली आपकी चॉइस है ना। यहाँ पे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं लेकिन थोड़ी जगह कम पड़ेगी, तो मैं इसको अगले पेज से स्टार्ट करता हूँ। नॉन होमोजीनियस मतलब तीनों में से कोई एक मिनिमम नॉन जीरो रहेगा, तीनों के तीनों नॉन जीरो हो सकते हैं। तीनों के तीनों जीरो हो गए तो वो होमोजीनियस होगा, जो कि अगला केस हो जाएगा, उसमें नॉन टर्म हटा देंगे, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर? और ये तीनों लीनियर इक्वेशंस आपकी प्लेन रिप्रेजेंट करती हैं। प्लेन मतलब ये प्लेन है ना, और 3 प्लेन या तो लाइन पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बुक की बाइंडिंग, या तो पैरेलल हो सकते हैं, या तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बना सकते हैं, या पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने 3D वेक्टर में बताया है आप सबको। अगर क्लासेस मिसिंग हैं तो बेटा समझ लेना, नंबर नहीं आया ना तो आके अब बताऊंगा आप लोगों को। वैसे आप लोग ऐसा नहीं करोगे, आप लोग बहुत होनहार स्टूडेंट हो और अच्छे से करके अभी तक आए हो, और यही उम्मीद में कि सर कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को भी पढ़वाइए। हम इस बार देखिएगा 90 पार लेकर आएंगे मैथ में, और अब की बार 200 पार। तो उसी के लिए हमारी तबीयत थोड़ी डाउन होने के बावजूद भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है दोस्तों कि फ्यूचर IIT विवेक सर को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे और फिर इंजॉय कर रहे होंगे। तो लिखिए प्रूफ। देखिए तो डेल्टा आपने लिख रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, जिसको कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट बोल रहे थे। आप x टाइम्स डेल्टा कर दो, तो कहीं भी आप एक रो या एक कॉलम में डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको सिखाया है कि जब इक्वेशन देखोगे तो x से रिलेटेड है A1 A2 A3, तो आप कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे A1x A2x A3x B1 B2 B3 C1 C2 C3।
अब आप क्या करोगे कि C1 की जगह पे C1 प्लस वाई टाइम्स C2 प्लस जेड टाइम्स C3 लिख दोगे, तो ये क्या मिलेगा आपको, तो A1x प्लस B1y प्लस C1z, और यहाँ A2x प्लस B2y प्लस C2z, और यहाँ A3x प्लस B3y प्लस C3z है ना, और ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 तो है ही। तो आपको एहसास होगा कि सर ये ऐसे कुछ आ गया, x इंटू डेल्टा इक्वल टू, यहाँ D1 D2 D3 लिख देते हैं इक्वेशन को देख के लिखना होगा, क्योंकि हमने A1x प्लस B1y प्लस C1z की वैल्यू D1 लिखवाई है। फिर यहाँ B1 B2 B3 और यहाँ C1 C2 C3, और इसी का नाम हम लोग क्या बोले हैं, डेल्टा ऑफ x। तो x से जो मल्टीप्लाई किए हैं तो डेल्टा ऑफ x आया है। अगर y से मल्टीप्लाई किए होते तो कहो कि डेल्टा y आ जाता, z से मल्टीप्लाई किए होते तो डेल्टा z आ जाता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया x इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ऑफ x, y इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ऑफ y, और z इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ऑफ z। अब यहीं पे दोस्तों आपके 3 केस राइज हो जाते हैं, है ना। ये एक डब्बे में पैक कर देता हूँ इसको, और यहाँ से हम लोग 3 केस पढ़ते हैं। केस 1, अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो है तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू डेल्टा x बाई डेल्टा, y की वैल्यू डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू डेल्टा z बाई डेल्टा, है ना। तो इसी को कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। दूसरा केस आता है कि अगर डेल्टा आपका जीरो हो गया तो आप कहोगे कि लेफ़्ट साइड तो जीरो हो गई, अगर राइट साइड में कोई नॉन जीरो हो गया तो जीरो इक्वल टू नॉन जीरो करने में लग जाएंगे, जो कि गलत कर रहे होंगे। जीरो कभी 5 के इक्वल होगा क्या, तो कहोगे कि नहीं। तो इसका मतलब नो सोल्यूशन। एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z इज नॉन जीरो, देन क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन। और तीसरा केस होता है जो कि बहुत रेयर आता है लेकिन आता है, अगर ये चारों जीरो हो गए, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा z, तो यहाँ पे 2 केस हो जाते हैं। या तो नो सॉल्यूशन आएगा, अब आपको और लग रहा होगा कि यहाँ भी लिखवाए हैं नो सॉल्यूशन और इधर भी लिखवा दिए, और या तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि इनको कैसे जस्टिफाई करें। नो सॉल्यूशन पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी एक बार लिख चुका हूँ, और यहीं पे स्टूडेंट जाके फंस जाते हैं, एकदम बुरी तरह वाले फंसते हैं। तो क्या करेंगे, तो कहोगे सर हम तो उम्मीद पाले हैं, आप बताओगे, आप ही पूछ रहे हो क्या करेंगे। यार हद कर रखी है आपने, मतलब कुछ भी यार, हम पढ़ रहे हैं आपका क्रैश कोर्स और आप पूछ रहे हो क्या करेंगे, बताओ चुपचाप। तो देखो दोस्तों मैं बता रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ आता है ना कन्फ्यूजन, ये आता है बहुत लास्ट स्टेज में, तो बताता हूँ। तो आप क्या करिएगा, जो 3 इक्वेशंस लिखी थी, पहली दूसरी तीसरी 3 इक्वेशन लिखा था ना, तो कोई भी 2 इक्वेशन को उठाना, एक्स वाई को जेड के टर्म्स में सॉल्व कर लेना। क्या करोगे, एक्स वाई को जेड के, एक्स इन टर्म्स ऑफ जेड, वाई इन टर्म्स ऑफ जेड, जेड की वैल्यू जेड तो है ही, तो तीसरी इक्वेशन में रख देना। पहली दूसरी कोई भी मान सकते हो, अपने नंबर से 1 2 3 लिख देना। तीसरी इक्वेशन में रखोगे तो 2 केस होगा, या तो वो सेटिस्फाई होगा या तो वो नहीं होगा। अगर हमेशा सेटिस्फाई हो जाता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और सेटिस्फाई नहीं करता है, कुछ ऊट पटांग का आंसर देता है, 2 इक्वल टू 3 कुछ कॉन्ट्रडिक्शन टाइप का लगा देता है, तो नो सॉल्यूशन। एक वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन ऑलरेडी डन है, नो सॉल्यूशन एक पार्ट डन है। अब जैसे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इन दोनों में कैसे कन्फ्यूजन हो, तो बताओ, यहाँ भी नो सॉल्यूशन, यहाँ भी नो सॉल्यूशन। तो ये केस तब है जब अपना डेल्टा जीरो है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से एक नॉन जीरो है। ये केस कब है, ये क्या चारों, हाँ चारों जीरो हैं तब। ये चारों जीरो वाला थोड़ा है डेल्टा, इसमें डिटरमिनेंट चारों जीरो है क्या, नहीं। कहोगे कि डेल्टा जीरो है, इन तीनों में से एक नॉन जीरो आया, लगा दिया चप से।
यहाँ पे चारों जीरो है, तो इनमें क्लैश हो रहा है। ये क्यों होता है ऐसा? हाँ तो वो सुनिए। जैसे ये प्लेन है ना, जब प्लेन पैरेलल होते हैं तो क्या होता है कि इनके डायरेक्शन सेम हो जाते हैं, और मतलब प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है, तो डिटर्मिनेंट चारों बेचारे जीरो आ जाते हैं। लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जैसे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी की वजह से ना डिटर्मिनेंट जीरो हुए हैं, उस डिटर्मिनेंट बेचारे का क्या दोष है कि आप उसको पैरेलल प्लेन में लगा रहे हो यार? तो पैरेलल प्लेन में वो एक आएगा, दो प्लेन भी पैरेलल होंगे तभी भी गड़बड़ करेगा। तो ध्यान रखना। फिर उस एक्सेप्शन से बचने के लिए क्या करते हैं, और ये बार बार पूछता है, देखता हूँ मैं 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। तो इसमें क्या करिएगा, या आप ऐसे कर सकते हो जैसे हम लोग पढ़ा था ना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, उसी तरह से ये हो जाता है। दो प्लेन को तीसरे प्लेन के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन कराएंगे उस पर। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी दो इक्वेशन से हम लोग एक्स वाई की वैल्यू जेड के टर्म्स में सॉल्व कर लेंगे। जैसे कई पूछ रहे हैं कि सर वाई जेड को एक्स के टर्म्स में नहीं सॉल्व कर सकते क्या? अरे भाई कर लेना। कोई भी दो वेरिएबल की वैल्यू तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालना, एक इक्वेशन में रखना जो अनटच है। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, नहीं किया नो सोल्यूशन। और अगर चारों डिटर्मिनेंट्स में से डेल्टा नॉन जीरो आ गया तो यहाँ तक घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है, अपना यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। और डेल्टा जीरो, अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई नॉन जीरो हो गया तो नो सोल्यूशन करके हम लोग कट लेंगे, मतलब अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे, जेईई मेन का पेपर फोड़ के आएंगे। और अगर चारों जीरो होंगे ना तब वहाँ सोचना है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने पूरा अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। अब मैं तीसरा केस बताता हूँ जिसमें क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो कि एक लल्लू पल्लू टाइप का चीज़ है। तो लिखिए नेक्स्ट केस। तो देखो बच्चों, अब ये केस बहुत आसान है और ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इसमें मैंने क्या कहा था कि a1x प्लस b1y प्लस c1z की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 0, a2x प्लस b2y, वो जो d1 d2 d3 थे ना उनको आप 0 कर दीजिए, c2z ये भी 0, और a3x प्लस b3y ये कोफिशिएंट के नाम है बेसिकली, c3z इक्वल टू 0। तो आप कहोगे कि यहाँ तो सर एक आपका डेल्टा तो बच गया, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, लेकिन ये जो चार होते थे में 3 डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये क्या आ जाएंगे आपके 0 आ जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने नो सोल्यूशन, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन बताया है ना, आप कह सकते हो कि सर बिना कुछ पेन ऑन चलाए 0 0 0 तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 तो हमेशा सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। तो वो एक ऑब्वियस सोल्यूशन है ना, ऑब्वियस सोल्यूशन है। तो ऑब्वियस सोल्यूशन है तो क्या है कि वो जब एक सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर ही रहा है तो नो सोल्यूशन का किस्सा ही ख़त्म। तो इसमें नो सोल्यूशन कभी आएगा ही नहीं। तो अब क्या होता है कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट डेल्टा। अब इसमें 2 केस बनते हैं केवल, तीसरा केस नहीं बनेगा। हमने कहा कि या तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन ये कब आएगा, जब डेल्टा की वैल्यू आपकी नॉन जीरो होगी एज यूजुअल फर्स्ट केस, और एक आएगा आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये कब आएगा, जब डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसी यूनिक सोल्यूशन मतलब यहाँ पे आता है x की वैल्यू 0 और वहीं y और वहीं z। तो ये ऑब्वियस सोल्यूशन है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिवियल, एक टर्म होता है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब होता है ऑब्वियस। और यहाँ पे क्या होता है कि जब x y z निकालोगे ना तो एक तो 0 0 0 आएगा ही, क्या फ़र्क पड़ता है कि डेल्टा 0 है नॉन जीरो है। कुछ इस तरह की भी चीज़ें आ सकती हैं, ये फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखी हैं, 1 2 0 इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये क्या होता है, ट्रिवियल के साथ साथ बहुत सारे नॉन ऑब्वियस आंसर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको हम लोग नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल, यार ट्रायल नहीं, ट्रिवियल और नॉन जीरो सोल्यूशन भी यहाँ बोलते हैं, और पहले वाले को जीरो सोल्यूशन कहा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे ये लिख देगा कि नॉन जीरो वैल्यूज़ ऑफ एक्स सेटिस्फाई हो रही हैं वाई जेड, तो ये वाला केस है, डेल्टा 0 कराएंगे।
और कहेगा कि एक्स वाई जेड ओनली जीरो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो कर देंगे। तो ये रहा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस मतलब डिग्री यूनिफॉर्म है 1 और राइट साइड में 0 है। और ये कह सकते हो कि पिछले केस से ही रिलेटेड है, इसमें 4 डिटर्मिनेंट की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिटर्मिनेंट काफ़ी है, वो है डेल्टा। और 0 0 0 तो ऑब्वियस आंसर है। तो अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो पहले केस की तरह यूनिक सोल्यूशन, और 0 0 0 अगर डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ गई तो पहले की तरह आप मैंने नो सोल्यूशन का तो केस है ही नहीं। तो यहाँ पे इन्फाइनाइट सोल्यूशन के लिए हम लोग नॉन ट्रिवियल टर्म यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ द पॉइंट दोस्तों, भूलना मत। तो ये आपका कुल मिला के कहानी है। ट्रिवियल कहेगा तो क्या करोगे, डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो। नॉन ट्रिवियल कहेगा तो डेल्टा की वैल्यू 0। उल्टा है, 0 नॉन ट्रिवियल, नॉन जीरो ट्रिवियल। समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊँ? पक्का बढ़ जाऊँ? कोर्स ख़त्म हो चुका है, बस एक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहले इस पे 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन को भी निपटा ही देंगे, है ना। तो अब आप लिखिए क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है। कुछ चीज़ें और भी एडिशनली हमने लिखी हैं जो आपका टाइम सेव करेंगी, बस वो ऑब्जेक्टिव है। वैसे हमने आपको बता दिया है कि वो कैसे निकाला जाता है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + y + z = 2, 2x + 3y + 2z = 5, 2x + 3y + a² - 1 टाइम्स z = a + 1 है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उस ऑप्शन को अभी छोड़ दीजिए। फिलहाल में देखिए कि क्या करेंगे, नेचर ऑफ सोल्यूशन डिसाइड करना है। ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ये 2 और 5 कन्फर्म कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि यहाँ 4 डिटर्मिनेंट होते हैं, डेल्टा, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z। चारों की वैल्यू हमने ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके लिखी हुई है ताकि आपका टाइम सेव हो। और ये सबसे लेंदी क्वेश्चन होता है, इसके अलावा जितने क्वेश्चन करेंगे सब आसान करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब क्या हमने बताया है कि अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो कर देंगे तो जैसे ऑप्शन पढ़ते हैं, तो a = 4 करोगे तो ये नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो ये इनकंसिस्टेंट कह रहा है तो ये गलत हो जाएगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन कभी आ नहीं सकता, यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब बचेगा ये 2 यूनिक सोल्यूशन फॉर मॉड ऑफ a = 3। ऐसे ही देख लो ना, a = 3 करोगे तो ये 0 आ जाएगा। यूनिक सोल्यूशन कभी नहीं रहेगा क्योंकि हमें नॉन जीरो वैल्यू चाहिए। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। एक लाइन में आप कह सकते हो कि सर आप केवल डेल्टा से भी जस्टिफाई कर सकते हो। ये आपने ना फालतू निकाल के हमारा टाइम वेस्ट किया है और कुछ नहीं किया है। लेकिन दोस्तों मुझे आपको एक्सप्लेन करना है ना। एग्ज़ाम में तो आप टाइम कर ही लोगे से हो। तो देखो, अगर मॉड ऑफ a = 3 है तो ये भाई सब क्या आ जाएंगे, 0। ये क्या आ जाएंगे, इनमें से तीनों तो ये इसी को पकड़ लो, ये नॉन जीरो आएगा ना। नो सोल्यूशन हो गया कंफर्म। क्या चाहिए, हो तो गया। तो ये होता है क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अच्छी तरह से, इसलिए कर लिया। आप भी अगर दोस्तों पढ़ लोगे ना तो आप हमसे ज़्यादा तेज़ करोगे, वो भी 10 गुना ज़्यादा स्पीड से। अगर मैं उस पेपर को 3 घंटे में करके आऊँगा ना तो यकीन मानो आप उस पेपर को 2 घंटे से पहले ही कंप्लीट कर दोगे। PCM तीनों मिला के बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आना चाहिए पेपर। और जे एडवांस में तो पूछो मत, एक खांची का टाइम रहता है 6 घंटे, है ना। जिनको पेपर आता है वो पहले ही करके बैठ जाते हैं, जिनको नहीं आता है उनके लिए 6 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। तो वो निश्चिंत रहिए, हम तो पढ़वाएंगे ही मैथ को। लेकिन उसके पहले हमारा चैनल फ्यूचर IIT विवेक सर को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है ना, पक्का ना, प्रॉमिस कर चुके हो ना। देखिए, हम आपको तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है दोस्तों कि आप हमें ज़रूर सपोर्ट करिए। हमारे सब्सक्राइबर के नंबर बढ़ाइए, जितना आप बढ़ाएंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और इंस्पायर्ड होकर आपको पढ़ाऊँगा। और JEE एडवांस तो अब की बार 90% पार इन मैथमेटिक्स वो करा के रहूँगा। तो ये हमने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + y + z = 5, x + 2y + 3z = 9, x + 3y + alpha z = बीटा हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, देन बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, चारों डब्बों को 0 कर देंगे, मतलब चारों डिटर्मिनेंट को। आपका आंसर आ जाएगा। तो हियर डेल्टा की वैल्यू जो है ये 1 1 1 1 2 3 1 3 अल्फ़ा, इसको 0 करो तो ये क्या हो जाएगा। आप कहोगे कि थर्ड रो के कहीं से भी ओपन कर देते हैं, फर्स्ट रो के अलग ओपन करते हैं तो 2 अल्फ़ा - 9, फिर -1 अल्फ़ा - 3
फिर +1, ये कितना आ जाएगा 3 - 2 1 = 0। अब इसको कर दीजिए तो ये 2 अल्फ़ा -9 माइनस अल्फ़ा +3 +1 = 0। तो ये अल्फ़ा हो गया और इक्वल टू ये कितना हो गया 4। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, है ना। एक दिया हुआ है बकरा बनाने के लिए, ये बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है ना। इसी को उठा के मत खुश हो जाना। और डेल्टा एक्स भी 0 कर देते हैं, है ना। डेल्टा एक्स से आसान है दोस्तों कि डेल्टा एक्स रखेंगे तो यहाँ फालतू का बीटा आएगा। जब चारों 0 करना है तो डेल्टा जेड को 0 किया जाए, उसमें क्या होगा बीटा के 1 1 1 1 2 3 और ये क्या बताया था इसको ये रखने को 5 9 बीटा = 0। तो यहाँ से आ जाएगा, हम अब इसके लॉन्ग ओपन कर दे रहे हैं थर्ड रो के लॉन्ग। तो ये 9 में से 10 गया -1, फिर -3, 9 में से 5 गया 4 प्लस बीटा, और यहाँ क्या लिखोगे 2 में से 1 गया 1 = 0। तो ये हो गया बीटा की वैल्यू कितनी आ गई देखो, तो 13 आ गई। अब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन टाइप की चीज़ नहीं है कि आप ऊट पटांग टाइप का आंसर दिया हो तो 13 - 5 की वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। आंसर वैसे हम लोगों ने कर रखा है, लेकिन आप ये पूछ सकते हो कि सर आप तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि जब चारों डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो 2 केस होगा, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो आप एक काम करना दोस्तों, ये अल्फ़ा की वैल्यू 5 यहाँ पर लिख देना। क्लियर। तो आप देखोगे यहाँ पे तीनों प्लेन के डायरेक्शंस, प्लेन 3D वेक्टर तो पढ़ा होगा ना, तीनों प्लेन के नॉर्मल अलग अलग आएंगे। तो तीनों प्लेन तो आपस में कभी पैरेलल होने से रहे होंगे नहीं। तो जब पैरेलल नहीं होंगे तो तीनों प्लेन में इनफाइनाइट सोल्यूशन कब आएगा, जब वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब कितने सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप तुरंत 3D वेक्टर से आप रिलेट करके कह सकते हो कि जो भी किया है हमने सच किया है, सच के अलावा कुछ नहीं किया है, वो चीज़ है। तो ये आप आराम से कर सकते हो। और एक चीज़ स्मार्टनेस बताऊं, यहाँ पे जो अल्फ़ा की जगह इसी को हटा दिया, क्योंकि अगर बीटा को लाता फिर अल्फ़ा को यूज़ करता। उससे आसान है कि डेल्टा जेड ही, जब चारों को 0 करके 2 ही वेरिएबल निकालना है तो किसी को भी कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है यार उससे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने डेल्टा और डेल्टा जेड को 0 किया, हमारा आंसर आ गया और क्वेश्चन तमाम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन। ये कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, तो कहोगे होमोजीनियस। 2 ही केस था, नॉन जीरो और जीरो। तो नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब नॉन ट्रिवियल, मतलब डेल्टा की वैल्यू 0 कर देंगे। तो आप सीधे सीधे मारिए यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0। तो यहाँ पे सिंस डेल्टा इज़ 0 तो इसको उठा के पटक दीजिए। तो ये क्या है, डेल्टा 137 -147 साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा, और इसको थोड़ा दूर दूर लिखते हैं 772 = 0। अब इसको ओपन कर दिया जाए, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, थर्ड कॉलम रो के लॉन्ग ओपन कर रहे हैं तो साइन 3 थीटा टाइम्स ये क्या हो जाएगा 17 का 21 में से 28 गया -7 माइनस कॉस 2 थीटा, देखते जाना। और ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा, ये 7 में से 14 हो जाएगा ना 14, और +2 और ये आएगा 7 = 0। तो ये आ गया दोस्तों, ये -7 टाइम्स साइन 3 थीटा। 7 को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसको इधर लेकर जाते हैं फिर कैंसिल करेंगे। फिर ये 14 टाइम्स 1 कॉस 2 थीटा -1 होगा। तो ये आप कैंसिल कर सकते हो। ये साइन 3 थीटा की वैल्यू 2 टाइम्स 1 - कॉस 2 थीटा लिख सकते हो, है ना। ये माइनस को एडजस्ट कर दिया हूँ, ध्यान रखना। फिर ये क्या होगा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन चुका है, डिटर्मिनेंट का रोल ख़त्म हो चुका है। तो -4 साइन क्यू थीटा, और ये तो ये कहोगे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा की एक वैल्यू तो आपकी 0, मतलब एक तरफ ले जाएंगे तो ये कह सकते हो दोस्तों कि 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 = 0। क्लियर। तो 1 मिनट, -3 साइन थीटा आ रहा है = 0 कर दिया। ये आराम से कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए। साइन थीटा एक कॉमन आया, एक 2 साइन थीटा -1 और एक आएगा 2 साइन थीटा +3।
इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 3 वैल्यूज़ आएंगी। साइन थीटा की वैल्यू एक 0 आएगी, एक आएगी 1/2 और एक आएगी -3/2। ये वैल्यू कभी हो नहीं सकती, -1 से 1 के बीच में नहीं है, ये नहीं हो सकता क्योंकि 0 और पाई नहीं है। अब 1/2 बचता है, तो 1/2 के लिए आप क्या करिए, 0 से पाई के बीच में ग्राफ बनाइए, ऐसे लाइन खींच दीजिए। 1/2 पे कितनी जगह इंटरसेक्शन हुआ, तो आप कहोगे सर 2 जगह। 2 मतलब लास्ट ऑप्शन। या हम लोगों को पता भी है कि एक आता है π/6 और एक आता है पाई माइनस π/6 विच इज 5π/6। और ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ आती हैं, 0 और पाई के अंदर। तो क्या किया हमने, फाइनली नॉन जीरो से नॉन ट्रिवियल को रिलेट किया, डेल्टा को 0 कर दिया, डिटर्मिनेंट को ओपन करते गए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा पाए। cos 2 थीटा का साइन फॉर्म cos 2 थीटा होता है 1 - 2 sin² थीटा, तो 1 - cos 2 थीटा को लिख दिया 2 sin² थीटा, तो 2 2 जा 4 लिखा हूँ। सबको एक तरफ ले गए, साइन थीटा कॉमन लिए, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किए, आराम से पेशेंस मार के सॉल्व करते गए और आंसर आ गया। चिल आउट कर रहे हैं अभी। तो इस तरह से करना होगा। अब यहाँ पे जल्दीबाजी बचाएंगे तो फिर कैसे होगा काम। तो हमने तीनों पे एक क्वेश्चन करा दिए। अब कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं जो आपका माइंड जो है ना उसको ओपन कर देगा। तो आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, एक हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लिए। अब एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहानी की बात है। इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो का मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग कर रहे हैं। x/z देन x/y प्लस y/z प्लस z/x प्लस k इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन को एक करने का तरीका है कि नॉन ट्रिवियल करके डब्बा मतलब डिटर्मिनेंट को अपना 0 कर दीजिए, k की वैल्यू निकल जाएगी। ये k कहाँ गया, k ये वाला। लेकिन मैं एक आसान ट्रिक बताता हूँ आपको जिसमें एक साथ कर लो सब कुछ। तो देखो ध्यान से, इस दोनों इक्वेशन में आपके k नहीं है। मान लीजिए सब जगह k दिखेगा तब तो डिटर्मिनेंट को 0 करके आप k निकाल लेना, लेकिन इन दोनों इक्वेशन में k नहीं है ना, तो 2x माइनस z की वैल्यू आप -3y लिख दो और यहाँ से 2x प्लस z की वैल्यू y लिख दो। ये इक्वेशन 1 था, ये 3 था, है ना। अभी 2 को हमने टच भी नहीं किया है। इन दोनों को ऐड कर दें तो वी गेट कितने आ जाएंगे 4x और इधर कितने आ जाएंगे -2y। तो हम सबको y के टर्म्स में निकालना चाहते हैं, -y/2 इसी एक में रख देते हैं। तो 2x की वैल्यू -y, तो -y माइनस z इक्वल टू -3y। तो अपना z आ जाएगा 2y के इक्वल। एक बार चेक कर लेना, z को 2y रखोगे तभी, हाँ ठीक तो है। अब चलते हैं 2 पे। तो फ्रॉम 2, ये गोल मोल कर रहा हूँ लेकिन आपको बहुत आसान मेथड लगेगा। तो x प्लस ये क्या लिखा है ky माइनस 2z इक्वल टू 0। तो अब x की जगह आपने क्या रखा है -y/2, y तो अपना y है बेचारा, और z की जगह आपने 2y लाए हैं, तो ये -4y इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखिए तो y कॉमन आ गया, k -9/2 इक्वल टू 0 आ गया। तो x y z की नॉन जीरो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 0 करना होगा क्योंकि दो टर्म का प्रोडक्ट 0, तो वन ऑफ देम इज़ नॉन जीरो, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/2। एक बार आप लोग कंफर्म करना, ये होमवर्क है। अगर ये डेल्टा को 0 करोगे ना तो यहीं आपका आएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो अब हम लोगों का क्वेश्चन हो चुका है एक प्रकार से। अब आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखिए। तो x/y प्लस y/z प्लस z/x प्लस k निकालना है। थोड़ा ध्यान से दीजिएगा दोस्तों। तो x/y कहाँ गया, x/y। तो यहाँ से देखो x/y की वैल्यू कितनी है -1/2, देखते जाना। y/z, तो y/z कितना है 1/2, ये भी कर दिया। z/x को हमें निकालना होगा, z/x अलग से। तो z/x, तो z कितना लाए थे, तो z 2y लाए थे और x कितना है -y/2, तो ये कितना हो जाएगा -4 और k कितना है तो 9/2। तो ये तो भाई साहब लोग कैंसिल हो गए और आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 इज़ द कंप्लीट आंसर। क्या किया हमने, एक बार फिर से बताता हूँ क्योंकि आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आया होगा और वो वाजिब भी है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मान लीजिए नहीं पता ये सब, तो क्या करते आप, पहले डिटर्मिनेंट को 0 तो कर लेते ना नॉन ट्रिवियल देख के। अभी कहोगे ये नहीं समझ में आया, तो फिर क्या मैं समझा रहा हूँ, इतना तो कर ही लोगे। k की वैल्यू 9/2 तो निकाल लोगे ना। फिर आप क्या करना, जो मैं बार बार बोल रहा था कि जब चारों डिटर्मिनेंट 0 आएगा
तो क्या करेंगे कि दो वेरिएबल की वैल्यू तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लेंगे। तो पहले और तीसरे को पकड़ा, एक्स वाई को, जैसे एक्स और जेड को वाई के टर्म्स में निकाल लिया और सीधे सीधे इस तरह के वैल्यू में रख दिया कि मिल ही चुका है, तो आंसर आ जाएगा। तो हम जब एक्स और वाई को जेड के टर्म्स में निकाल रहे हैं या एक्स जेड को वाई के टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो इस सेकंड क्वेश्चन से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। यही मैंने किया, भले मैंने वही काम कर लिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि के की वैल्यू जो 9/2 लाया हूँ वो इस तरह से लाया हूँ कि वाई मान लीजिए नॉन जीरो है, तो दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो कब आएगा, जब वाइदर वन ऑफ देम इज जीरो। तो जब वाई नॉन जीरो है तो कौन जीरो होगा, फिर हम तो जीरो होंगे नहीं, ये जीरो होगा ना। तो यहाँ से के की वैल्यू 9/2 आ जाती है। हाँ, अगर आपको जस्टिफाई करना है कि आपको डाउट लग रहा है तो आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधे जीरो मारना, सीधे आएगा के की वैल्यू 9/2। ये हमने करके देखा है। हम थोड़ा विद इन टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं, आप उतना कर लीजिएगा। फिर ये वैल्यू निकालते हुए के की वैल्यू 1/2, मतलब आप रेशियो में क्या होगा वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप बहुत सारे देखोगे, कम से कम 4-5 तो आए हुए हैं जेईई मेन में, तो कर लेना इस तरह के क्वेश्चन, और है ना। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जो एकदम कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग है। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, एस बी द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ स्मॉल वी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन देन एस इज। नो सोल्यूशन के लिए नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो। तो यह डेल्टा की वैल्यू जीरो कर देते हैं, पहले उतना करते हैं, उसके बाद बताते हैं 1 AB1 इक्वल टू जीरो। तो जैसे ही इसको जीरो करते हो दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे, इस रो के किसी भी रो के लॉन्ग ओपन कर दें तो 1 टाइम्स क्या होगा, A माइनस बी, फिर -1 टाइम्स 1 माइनस ए, फिर 1 टाइम्स b माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जैसे इसको ओपन करते हैं तो a आता है, माइनस बी आता है, -1 प्लस ए आता है, प्लस b आता है, माइनस ए स्क्वायर आता है इक्वल टू जीरो। ये b अपने कैंसिल हो जाते हैं। फिर फाइनली आ जाता है a-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, विच इज़ फाइनली a की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो a की वैल्यू अपने को मिल जाती है 1। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या है, जैसे फॉर a की वैल्यू 1 रखते हैं, इक्वेशन ये 3 प्लेन की इक्वेशन है P1, P2 और P3। एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, प्लेन 1 पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहोगे कि सर ये तो एक्स वाई जेड पहले से था ही नहीं। ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गई, 1, और ये x प्लस बी वाई और प्लस यहाँ पे z इक्वल टू जीरो कर दिया। अब ध्यान से दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, ये दोनों प्लेन क्या हो गए हैं, आइडेंटिकल। अब अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर b की वैल्यू 1 रख देते हैं फॉर b इक्वल टू 1, तो ये P2 और P3 क्या हो जाएंगे, पैरेलल, और पैरेलल प्लेन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये सही हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, है ना। प्लेन और 3D वेक्टर में हमने दोस्तों बताया रखा है। तो जिन बच्चों की क्लासेस मिसिंग हैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर वेक्टर 3D की क्लास कर लें। अब ये नहीं कि हमें मत मारो, अभी हम 3D वेक्टर नहीं पढ़ा सकते, वो कम्प्लीटली मैंने डिस्कस कर रखा है, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका इस केस में नो सोल्यूशन आएगा, क्योंकि दो प्लेन पैरेलल हो जाएंगे, कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। ये भाई साहब लोग पहले से ही आइडेंटिकल बन गए हैं। और फॉर b की वैल्यू अगर नॉन 1 आती है तो फिर P2 एंड P3 आपके लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्ट्स ऑन लाइन, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। तो आपका b की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 आ रही है, तो सेट ऑफ S में अगर b की वैल्यू लिखोगे तो एक ही वैल्यू लिखोगे ना, एक मतलब सिंगल एलिमेंट, तो उसी को कहते हैं सिंगलटन सेट। तो आंसर नंबर सी। यहाँ पे क्या है कि इसको अगर वेक्टर 3D से थोड़ा सा कंबाइन कर लें तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आ जाता है और तड़का लग जाता है कहोगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले हमने डिटर्मिनेंट को जीरो किया, हमने रूल बताया था कि डिटर्मिनेंट जीरो और उन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो, लेकिन हम वहाँ तक गए ही नहीं। डिटर्मिनेंट जैसे ही जीरो किए, बी ए की वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू प्लेन की इक्वेशन में 1 रखते ही दो प्लेन आइडेंटिकल निकल चुके हैं। तीसरे प्लेन को बस आप पैरेलल दिखा दोगे तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑलरेडी इनके सेम आ रहे हैं।
अगर b की वैल्यू 1 रखेंगे तो देख रहे हो ना x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ 1 आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड 0, इक्वेशन एक दूसरे के लग जाएंगे कंट्रडिक्शन करने में। तो कहोगे कि वैसे ही सर नो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, प्लेन पैरेलल हो ना पैरेलल हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 3D वेक्टर से जोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन से भी देख सकते हैं। तो ये वही बात है दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता दूं, b की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये एक दूसरे के इक्वेशन काटने में लग गए हैं, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। और b अगर नॉन जीरो रखोगे तो ऐसा हो सकता है कि चीज़ करे, दो प्लेन अलग अलग नॉन डायरेक्शन नॉन पैरेलल हैं तो जाके एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे तो इंटरसेक्ट कर ही जाएंगे। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, जबकि हमें नो सोल्यूशन चाहिए, तो नो सोल्यूशन के लिए प्लेन को पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे आप दोस्तों कर सकते हो, जितने क्वेश्चन और भी हैं ना, मैं देख रहा था सारे क्वेश्चन जितना अभी हमने 4-5 क्वेश्चन बताए हैं उसी पे बेस्ड हैं। तो अब अपना एक ही टॉपिक बचा है, एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको स्ट्रेट लाइन वैसे पढ़ रखे हैं, लास्ट में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लिखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एक टॉपिक रह गया है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो इसको भी पढ़ लिया जाए, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, और एक क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जेईई मेन में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो वहीं एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन पहले लॉजिक समझते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे हम लोगों ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा है ना, एग्जैक्ट उसी तरह से आप डिटर्मिनेंट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब ऑर्डर 2x2 वाले डिटर्मिनेंट को ऑर्डर 2x2 से करेंगे, ऑर्डर 3x3 वाले डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट ऑर्डर 3x3 वाले से करेंगे, और आंसर भी 3x3 ऑर्डर का ही आएगा। लेकिन पहले ऑर्डर 2 के लिए मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे A1 है, B1 है, A2 है, B2 है, ये ऑर्डर 2 का एक डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे L1, M1, L2, M2, तो आंसर हमने बताया कि सेम ऑर्डर का आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे 1 2 3 4 लिखोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो और कॉलम बाई कॉलम। लेकिन हम रो बाई कॉलम पे सबसे ज़्यादा प्रीफर इसलिए करते हैं क्योंकि यही चीज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं और उससे हम लोग काफ़ी फैमिलियर होते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो बाई रो, कॉलम बाई रो और कॉलम बाई कॉलम नहीं चलता, केवल क्या चलता है, रो बाई कॉलम चलता है। तो क्यों ना वो काम किया जाए जो मैट्रिक्स में हम लोग यूज़ करें। इसी बात पे दोस्तों उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और ये 1 है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग, है ना। आप लिख दीजिए तो A1 L1, A1 को मल्टीप्लाई किया L1 में, B1 को L2 में, प्लस B1 L2। उसी तरह से A2 L1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर B2 L2, फिर यहाँ लिखोगे 1 2 मतलब A1 M1 और B1 M2, और यहाँ पे A2 M1 प्लस B2 M2। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इससे हमें ये नहीं मल्टीप्लाई करना होता है, ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। वैसे ये भी आना चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है दूसरा वाला। अब स्प्लिट कैसे करते हैं उसको देखिए, हम पीछे नहीं देख रहे हैं तो आप भी मत देखिएगा, केवल यहाँ देखिए। तो ये सिमेट्रिक पैटर्न में आप ओपन कर देना, है ना। पीछे मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आप क्या करना, जब सिमेट्रिक मतलब पहले A है तो फिर बाद में LM है, तो A भी हर जगह लिख दीजिएगा। आप देखोगे A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2, तो इसको पकड़ते हैं। ये कहाँ से आया होगा, 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। तो इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि एक डिटर्मिनेंट में AB की पार्टी और एक में LM की पार्टी। तो यहाँ पे ऑर्डर 2x2 के 2 डिटर्मिनेंट लिखे। स्टेप 1 A1 लिखा तो L1 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ L1 लिख दिया। फिर B1 लिखा तो यहाँ L2 करना था, तो यहाँ L2 लिख दिया। इसको पकड़ा तो ये 2 1 है, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लिखा जा चुका है। तो L1 के साथ कौन लगा है, A2, L2 के साथ कौन है, तो यहाँ B2 है, तो यहाँ B2 आएगा तभी तो लिख पाएंगे ना। फिर ये इसको पकड़ेंगे, ये कौन है 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो तो लिख चुके हो तो सेकंड कॉलम लिख देते हैं। तो A1 के साथ M1 है और B1 के साथ कौन लगा है M2, तो कहोगे ये तो 3 में ही फुल अप हो गया। एक बार इसे जस्टिफाई कर लेते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करके, तो A2 M1 B2 M2 सही लिखा है। मतलब यही चीज़ हमने पीछे भी लिखी है, एक बार चेक करते हैं। तो ये सही है एक प्रकार से। तो इसी जैसे मैंने 2 ऑर्डर के लिए बताया ना, आपको ऑर्डर 3 के लिए भी वहीं सोचना है। पहले इसको और इसको लिखना, फिर सेकंड और थर्ड रो को लिखेंगे इनको देखते हुए। तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली
वी कैन मल्टीप्लाई ए डिटर्मिनेंट टू डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई लिखिएगा, मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3x3 या सिंपली 3 भी लिख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें एक और आपका होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स में हम लोग मैट्रिसेस में सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, n×n की मैट्रिक्स है। तो n×n में क्या होगा, जो माइनर कोफैक्टर स्टार्टिंग में लेक्चर के कर रहे थे, जैसे 3x3 है तो 3x3 के आप 9 माइनस और 9 कोफैक्टर्स निकालोगे ना, तो उन माइनर से जो निकलता है और जो को हम लोग मैट्रिसेस बनाते हैं उसको कहते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन होती है AIJ n×n ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्लियर? तो एक ये रिजल्ट होता है जिसको आपको ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻n−1 फिर n इज़ द ऑर्डर। और अगर 3×3 का डिटर्मिनेंट है तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि JEE 2011 और JEE 2012 में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि JEE में पूछा गया है तो JEE मेन में भी पूछा जाए, लेकिन पूछा जा सकता है। दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस क्यों भूलेंगे हम जब सब कुछ जानते हैं? तो एडजॉइंट का नाम तो सुने होंगे, ऐसा तो नहीं पहली बार सुन रहे हो विवेक सर ने एडजॉइंट जॉइंट ये क्या बता दिया है ना। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो वो आपको ध्यान रखना है। और इसका भी जो प्रूफ होता है वो इसी तरह से प्रोडक्ट करके आता है। तो पहली चीज़ है कि कैसे हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, तो रो बाई कॉलम R/C स्प्लिट करना भी बता दिया, और जैसे ऑर्डर 2 के लिए बताया है वैसे ऑर्डर 3 के लिए कर सकते हैं। तब एक सिंपल सा लिखिए क्वेश्चन। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, लेट अल्फ़ा बीटा नॉट इक्वल टू 0 f(n) अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और एक एक्सप्रेशन दिया है डिटर्मिनेंट का जिसकी ये वैल्यू है, आपको k की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन आने से पहले 2014 का क्वेश्चन है JEE में। मैं एडवांस के लिए तो बताता था कि डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट, मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं एडवांस की प्रिपरेशन के लिए तो कराता था, लेकिन मेंस में मैं बार बार बोलता था कि मेंस वाले नहीं पूछेंगे, लेकिन इसके बाद भी मैं कराता था। जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अनसर्टेन होते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, इसके बाद भी हम करा देते हैं फॉर सेक ऑफ सेफ्टी। तो स्टूडेंट लोग एडवांस की प्रिपरेशन के लिए तो पढ़ के गया ही था, लेकिन JEE मेन उससे पहले था तो ये पूछ लिया। तब से मेरे को कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं, अब JEE मेन में भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पूछा जाता है। उसके बाद से लुल हो गया, मतलब पूछे ही नहीं है JEE 2014 के बाद। हो सकता है NTA के जो अभ्यास पेपर हों उसमें पूछे हों किसी एक पार्ट में, लेकिन एज सच कहीं डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन उसके बाद नहीं आया है, डिसअपीयर हो गया है। लेकिन इसके बाद भी हम करा रहे हैं, क्या पता उनका दिमाग ठनक गया और JEE 2020 में इन्होंने पूछ लिया, तो हम क्यों ना पढ़ के जाएं। पूरा सिलेबस जब पढ़ के जाएंगे तो पूछेगा तो उसी में से आएगा, तो वहीं तो जो भी आएगा उसको कर डालेंगे ही, फोड़ फाड़ के आएंगे पेपर को, ध्यान रखना। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल फ्यूचर IITian को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। एक बार इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्तों कि आपके बहुत सारे सिलेबस आपके फ्यूचर IITian विवेक सर पे अवेलेबल मिलेंगे। मैथमेटिक्स के इंटायर कैलकुलस, ट्रिगो, सेलेक्टेड अलजेब्रा। तो मैं चाहता हूँ कि अब की बार 90% पार इन मैथमेटिक्स चाहिए, मतलब चाहिए, है ना। 80 के ऊपर पाना है, ओवरऑल 200 के ऊपर पाना है। उसको आप लोग हमारी उम्मीद को मत तोड़िएगा। और आप फोड़ के आ रहे हैं, और एडवांस तो हम फोड़वाएंगे ना, विवेक सर आपको फोड़वाएंगे, यकीन मानो दोस्तों। तो देखो, लेट अल्फ़ा बीट ये क्या है पहले तो देख ले। एफ ऑफ एन की F1 क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, F2 मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरह से सारी वैल्यू लिख लोगे। तो कहोगे कि सर ऐसा करिए कि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आप लिख ही डालो। ये 3 जो है, फिर ये 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखोगे, ये 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखोगे, फिर ये 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं ताकि इसी के जस्ट ऊपर दिखे। अल्फ़ा प्लस बीटा था ना, ये जल्दीबाजी में कुछ और मत लिखाना, बीटा स्क्वायर, और ये 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर ये 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब,
फिर ये 1 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। कहोगे कि सर ये सम ऑफ थ्री एलिमेंट्स में सब हैं, तो इन भाई साहब को भी एक सिमेट्री जनरेट करने के लिए 1 + 1 लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो ये सिमेट्री आ गई ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स है। और कैसे, तो ये 1 1 1 को हमने यहाँ 1 1 1 में ब्रेक कर दिया। फिर क्या सिखाया था कि इसको देखना, तो ये 1 अल्फ़ा बीटा, तो इस तरह से लिखा जाएगा। फिर इसी तरह से ये आ जाएगा 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर इसको देखो तो आप लिखोगे 1 अल्फ़ा बीटा, फिर 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये मैच कर जाएगा। देख रहे हो ना कितने स्प्लिट कर जाएगा। अब दोनों सेम है, इनकी वैल्यू भी याद करवाई थी। 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा में a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो ये कौन है k की जगह पे, तो k की जगह पे 1 है। एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ माइंड कभी यूज़ करना चाहिए। जैसे यहाँ तक तो सब लोग लिख लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़े हैं उस वक्त जिस समय हमारे सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसके बावजूद भी हम क्वेश्चन ठान के गए हैं कि करके आएंगे। आपको अल्फ़ा बीटा की वो कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज सेलेक्ट करनी है जिससे चारों ऑप्शन आपके अलग अलग आ जाएं। जैसे ये 1 अल्फ़ा बीटा है, तो जैसे हम अल्फ़ा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू, आप अल्फ़ा की वैल्यू जैसे इसको नॉन जीरो भी करते रहना, तो 1 के अलावा जैसे आप कह सकते हो कि सर आप एक काम करो, अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू आप क्या रख दो, -1 रख दो, उससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आप वो यहाँ पे भी पुट कर दो और इधर भी पुट कर दो, तो आप देखना k की वैल्यू 1 आ जाएगी। और एक बार देख लेना कि इन कम्बिनेशन के लिए चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं ना, तो ये दो भाई साहब तो पहले से ही अलग हैं, इनका प्रोडक्ट करोगे तो -2 और इन 1/-2, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज है दोस्तों, ये तब करना चाहिए जब हमारा टाइम बहुत बचे। वैसे ये डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन पढ़ने के बाद ये टाइम बहुत ही आसानी से सेव हो जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है इसको रख के कैलकुलेट करने में, लेकिन इतना कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। तो इतना तो हम करेंगे ही, क्योंकि हमें फोड़ना है इस बार, तो इतना करेंगे तभी तो कुछ उम्मीद पालेंगे, है ना। तो ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट कर रखा है। एक बचा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको भी बता दें, क्या पता वो घूम फिर के आ जाए और सब कहेंगे सर आपने पूरा बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल को छोड़वा दिया। देखो वहीं पूछ लिया, जेईई मेन वालों ने हद कर दी उन्होंने। तो उसको लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है दोस्तों, अगर तीनों हमें वर्टिसेस दिए हों, जैसे ये x1 y1, ये है x2 y2 और ये x3 y3 अगर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, या इसका एरिया निकालते हैं डेल्टा से, लिखते हैं 1/2 टाइम्स x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और इसका एक एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस वैल्यू लेते हैं। ये हम लोगों को बहुत पहले से आता है, लेकिन इसके बाद भी हम इसलिए बताए थे कि आप अनकंफर्टेबल ना फील करें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप हमेशा जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कर लें इस पे क्वेश्चन, तो सपोज ये 2,1 दिया है, ये आपका 0,-3 है, और ये तीसरा वैल्यू है C 5,9, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो 1/2 टाइम्स 2,1 1, 0 -3 0 1 5 9 1। तो आप चाहें तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, है ना। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 4 0 -5 -12 0, है ना, 5 9 1। तो इसको ओपन कर दो, तो इसके लॉन्ग करोगे तो 24 -24 हो गया प्लस 20/2, तो ये कितना हो गया 4/2, मतलब 2 आ जाएगा। पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्या पता भावनाओं में हम भी कहीं खो न गए हों। तो 1/2 टाइम्स ये 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे, तो कहोगे कि सर ये -3 -9 हो गया -12, और फिर ये सीधे सीधे आप 5 पे आ जाओ, तो 1 में से 3 4 लिखोगे, तो ये 20 हो गया। 20 में से आप 24 हटाओगे तो -4/2, सही लिखे हैं दोस्तों, 2 ही आएगा। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अगर कभी नेगेटिव आ जाए तो क्या करोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लोगे, मतलब मॉड्यूलस वैल्यू। और अगर कभी एरिया दिया हो
और हमें किसी पैरामीटर को कैलकुलेट करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लेंगे डिटर्मिनेंट का फॉर कैलकुलेशन। जैसे एरिया 5 दिया है तो डिटर्मिनेंट को +-5 रखते हुए कैलकुलेशन करेंगे। और तीसरा दोस्तों क्या है कि अगर तीनों को लीनियर पॉइंट्स हो गए, मतलब एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ट्रायंगल का एरिया कुछ आएगा तो नहीं आएगा, तो क्या करोगे फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाई 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक बार आराम से देख लीजिए। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो माइनर्स, कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट को मैट्रिसेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू विच एसोसिएटेड विथ ए यूनिकली एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए हमने बताया था कि ऑर्डर 3 के लिए, ऑर्डर 2 के लिए तो सिंपल था, ऑर्डर 3 के लिए आपने किसी एक रो या किसी एक कॉलम के थ्रू ओपन कर दिया। 6 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रो को कॉलम में इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं। दूसरा स्विचिंग, मतलब एक रो को एक्सचेंज, 2 रो को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन, जितने नंबर ऑफ एक्सचेंज उतने नंबर ऑफ माइनस साइन, या कॉलम वाइज कर सकते हैं। तीसरी के से मल्टीप्लाई करने पे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाता है। चौथा था प्रोपोर्शनल, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो तो वैल्यू 0। पाँचवीं थी कि समेशन प्रॉपर्टी के थ्रू ब्रेक कर सकते हैं। छठी है कि इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस किए। फिर सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, तो ये सारे भी तय। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 4 डिटर्मिनेंट निकालने होते हैं। पहले डेल्टा, देखो इक्वेशन का कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले खुद से पूछना कि सर मतलब यहाँ पे कि कितने वेरिएबल हैं, 2 हैं तो स्ट्रेट लाइन में निकल जाना, और 3 हैं तो फिर डिटर्मिनेंट में इन्वॉल्व होना, और कांस्टेंट जो है इक्वल के राइट साइड में है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा क्या है कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्लासीफाई कर दीजिएगा। नॉन होमोजीनियस आए तो 4 डिटर्मिनेंट आपको जस्टिफाई मैक्सिमम करने पड़ सकते हैं। जब चारों 0 आ जाते हैं तो मैंने बोला था कि 2 वेरिएबल को तीसरे वेरिएबल में निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में जो अनटच है उसमें पुट कर देंगे, सेटिस्फाई किया तो इनफाइनाइट, नहीं किया नो। और अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया तो क्या बताया था मैंने, फिर डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा अगर 0 आ गया मतलब नॉन ट्रिवियल, नॉन 0 आया मतलब ट्रिवियल। ट्रिवियल वहाँ यूनिक सोल्यूशन को बोला जाता है। जब नॉन जीरो सोल्यूशन बोले तो हम लोग डेल्टा की वैल्यू 0 कर देंगे। फिर लास्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा। तो दोस्तों इतना सारा चीज़ पढ़ लिया है। आपको से रिक्वेस्ट है कि हमने 8 से 10 क्वेश्चन जो कराए हैं ना, आप नए 8 से 10 क्वेश्चन कर लो बस आधे घंटे में, और फोड़ फाड़ के पेपर चले आओगे। डिटर्मिनेंट का चाहे कुछ हो ना हो, डिटर्मिनेंट तो 100% सही करने जा रहे हो, आई गारंटी यू। और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये करना था दोस्तों कि जो 100 नंबर में 40 नंबर हम यहाँ को एक मैट्रिसेस टॉपिक है वो भी आपको अगले दिन आपको मिल जाएगा, या हो सकता है आज ही हम कोशिश करेंगे कि आपको दे दें। तो उस क्लास को जिन बच्चों को ज़रूरत है वो ज़रूर करें, ओवर कॉन्फिडेंस में न जाएं, कॉन्फिडेंट रहिए, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, है ना। हमें फोड़ के आना है। नेक्स्ट न्यू बेटर क्या करना है, हमें करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाउंस बैक मारिए अपने खुद को, एकदम एनर्जेटिक के साथ जाइए और फोड़ फाड़ के चले आइए। देखिए जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरे चेहरे पे पसीने आ रहे होंगे, आप नोटिस किए होंगे, तबीयत ख़राब है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे एनर्जी मिल गई और मैं फिर से सही हो गया। आज ही जाऊँगा मैं ट्रिगो का भी अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एनर्जी अपने आप आ जाती है। जब आप करते हो ना तो सेक ऑफ कंप्लीसन की खुशी मिलती है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि जो कैलकुलस सेक्शन है और ट्रिगो सेक्शन और इन कुछ सेलेक्टेड अलजेब्रा के सेक्शन हम अपने चैनल फ्यूचर IITian पे कवर कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फ्यूचर IITian विवेक सर। और एडवांस की आप लोग टेंशन मत लीजिए। सौरभ सर जो आपको फिजिक्स में कर रहे हैं उनको एकदम फॉलो करिए, जो मैं मैथ में कर रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिए। NCERT केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के लिए आप लोग NCERT पे फोकस करो। ऑर्गेनिक का जो बायो केमिस्ट्री वाला सेक्शन है वो भी आप NCERT से फोकस करो। और मैकेनिज्म और GOC अपना स्ट्रॉन्ग रखना, उससे ऑर्गेनिक में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दोस्तों एडवांस की 1% भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जैसे ही एडवांस मेन दे कर आओगे ना, JEE मेन और एडवांस के बीच में देखिएगा हम महा मैराथन रिवीजन क्लासेस कराएंगे, जिसमें आप फोड़ फाड़ दोगे, और वो सारी क्लासेस लाइव होंगी, है ना। हमने कुछ दिन पहले लाइव लेने का कोशिश किया था, मैंने सेट कर रखा है। और लाइव में दोस्तों क्वालिटी एजुकेशन नहीं आती है। हाँ, एक डाउट आप पूछ सकते हो लेकिन सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए रिकॉर्डेड क्लास ही बेटर है। जब आप सीख रहे हो तो अपने कंफर्ट जोन में सीखो। लाइव के लिए तो डाउट तो है ही ना, जो आप डाउट पहले से जानते रहोगे तभी तो डाउट पूछोगे। कुछ आता जाता है नहीं, फिर डाउट किस बात का, है ना। जानेंगे तभी तो उसमें एक्सेल करेंगे। पहले लर्निंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर प्रैक्टिस, उसके बाद असेसमेंट करना है, डाउट क्लियरेंस।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप हमारा चैनल फ्यूचर आई18 को ज़रूर सब्सक्राइब करना भूलना मत, और जल्दी ही मिलेंगे मैट्रिसेस की क्लास के लिए। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, गुड लक।